आप साधारण व्यक्ति से एकदम असाधारण व्यक्ति बन जाते हैं, तो बहुत बड़ा जंप होता है और ये 1 साल के अंदर हो जाता है। प्रीलिम्स हो रहा है कल के दिन ही पता चल जाता है कि आपका परसेंटेज क्या जा रहा है, आप कट ऑफ मार्क्स से क्या आसपास पहुंच रहे हैं कि नहीं, कल आइडिया लग जाता है। जो सिक्योर होते हैं उनका तो लग जाता है, जो बॉर्डर वाले होते हैं उनको फिर रिजल्ट का इंतजार करना पड़ता है। इसलिए तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आप सिक्योर महसूस करें। जैसे हम कहते हैं कि 63 क्वेश्चंस ठीक होने चाहिए अगर आपने 100 अटेम्प्ट किए हैं। किसके लिए? जनरल क्लास के लिए। अगर आप ओपन में अनरिजर्व्ड में आना चाहते हैं तो ओपन कैटेगरी में आपका 63 क्वेश्चन सही होने चाहिए। 100 में से 37 खराब भी होंगे तो माइनस मार्किंग होके वो इतना आ जाएगा कि आपको 100 नंबर के आसपास दे देगा, तो आपका प्री निकल जाएगा। पिछली बार तो 92 में निकला है, कट ऑफ आपने देखा है। और अगर आप ओबीसी में आते हैं तो 61 से काम हो जाएगा, 60 से काम हो जाएगा। एससी में आते हैं तो 58 से काम हो जाएगा। एसटी में आते हैं तो 54, 53 पे काम हो जाएगा। तो इस तरह से वो नीचे आता जाता है। तो ये हमने बता रखा है, लेकिन तैयारी कौन शुरू कर सकता है? अब कल जो लोग परीक्षा देंगे तो कल शाम से ही जिसकी तैयारी शुरू हो जाएगी मेंस की, वो बहुत आगे हो जाएगा। इसलिए आगे हो जाता है क्योंकि प्री का रिजल्ट आएगा 1 आध महीने में, 1.5 महीने में, और 1.5 महीना अगर वो रिजल्ट का इंतजार करेगा तो मोमेंटम खराब हो जाएगा। पढ़ने का जो एक फ्लो बना हुआ है वो खराब हो जाता है। फिर 1.5 महीना जो है बहुत मायने रखता है मेंस के समय में। मेंस के समय में 1-1 घंटा बहुत ज्यादा वो होता है, क्योंकि मेरिट बनती है उस। प्रीलिम्स से तो मेरिट नहीं बनती, आप केवल क्वालिफाई करते हैं, लेकिन मेंस से तो मेरिट बनती है, इसलिए बहुत मायने रखता है, बहुत ज्यादा। हो सकता है आप एथिक्स और साइंस टेक वाला यानी 3rd पेपर इकोनॉमी वाला कंप्लीट कर लें, हो सकता है 1st 2nd पेपर कंप्लीट कर लें 1.5 महीने में। तो जहां आप 70 मार्क्स ला रहे थे वहां आप 100 नंबर लाने लायक हो जाएंगे। तो 30 नंबर अगर आप 2 में गेन करते हैं तो 60 क्रॉस होता है। तो जो 2075 का टोटल मार्क्स है उसमें से 600 नंबर लायक तो लगभग सभी व्यक्ति होते हैं, जो भी ग्रेजुएट हैं, अच्छा लिख लेते हैं, ठीक ठाक हैंड राइटिंग, पढ़ने में जिसकी हैंड राइटिंग आती है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, 600 नंबर तो लगभग सभी लाते हैं। अब उसके ऊपर अगर आप 900 तक पहुंच गए तो आईएएस हो जाओगे। यानी आजकल 950 में आईएएस मिल रहा है, यानी 900 में मिल जाता है कभी कभी। ओबीसी में 900 पे मिल जाता है, एससी में 850 पे मिल जाता है, और एसटी में 800 पे मिल जाता है। तो आईएएस अगर आपको लेना है तो 600 पे तो आप हैं अभी। सारा गेम वो 200 नंबर का है, उसमें इंटरव्यू भी है। तो गेम जो होना है वो 200 नंबर का गेम है। 600 पे आप हैं, एसटी वाले के हिसाब से 800, यानी एसटी वाले के लिए 200 नंबर का गेम है, जनरल वाले के लिए 350 का, ओबीसी वाले के लिए 300 का, और एससी वाले के लिए 250 का, और एसटी वाले के लिए 200 का। तो ये ऐसे ऐसे आपका तो 350 नंबर का गेम है। और हम बता रहे हैं कि 60 नंबर तो आप अभी यहाँ ले आओगे। अभी मान लीजिए आप 70 के लायक थे और 1.5 महीना आपको मिला, आपने अच्छे से मेहनत की तो 100 पहुंच जाओगे, हो सकता है 110 पहुंच जाओ। तो 60-70 नंबर तो आपने ये 1.5 महीने में ऐसे कवर कर लिया। ठीक है, बाकी जो तैयारी आपकी अभी तक की है उससे भी होगा, और आगे और जो समय मिलेगा उससे भी होगा। और अगर 1 साल पहले आपने मेंस की तैयारी कर रखी है तो आप 900 पे हो, पहले से 900 पे हो। तो टाइम बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है कि आप इस समय को कैसे यूज करते हैं। खास करके उन लोगों से पूछो जो लोग जॉब करते हैं और 1-1 दिन की छुट्टी मिलती है, 1-1 सप्ताह पहले छुट्टी लेके या 1 महीना पहले छुट्टी लेके वो जो पढ़ाई करते हैं वो समय की कीमत को जानते हैं, इसलिए वो पढ़ाई भी अच्छी करते हैं। उनकी क्वालिटी पढ़ाई की बहुत अलग होती है। एक बच्चा बिल्कुल जो फ्री होता है, नौकरी नहीं कर रहा है, उसकी पढ़ाई की क्वालिटी बहुत घटिया होती है। और जो नौकरी करके और फिर छुट्टी लेकर के जब पढ़ाई करता है तो उसकी क्वालिटी बहुत अलग होती है, क्योंकि उसके रोज के पैसे कट रहे होते हैं, कई बार धमकियां आ रही होती है ऑफिस से, और उसके बाद वो पढ़ाई कर रहा होता है, तो उसकी क्वालिटी बिल्कुल अलग होती है। तो आपको किस क्वालिटी में पढ़ाई करनी है ये उस पर डिपेंड करेगा कि आप उसका महत्व, समय का महत्व कैसे समझते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी ने नौकरी नहीं छोड़ी और ऐसे ही फ्री रह के पढ़ रहा, लेकिन अगर वो समय की कीमत जानता है तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करेगा। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि आप लोग ठीक है इस साल की परीक्षा नहीं भी दे रहे हैं, कोई बात नहीं, अगले साल की देना, 2022 वाली देना। लेकिन 2022 वाली परीक्षा में प्री वाले दिन शाम को ये डिसाइड हो जाना चाहिए
कि आपका प्री निकल रहा है, तो वो साल का मेंस आपका है, अदरवाइज फिर वो साल का मेंस नहीं, फिर अगले साल के लिए आप तैयारी करोगे, वो एक्सपेरिमेंट में चला जाएगा पूरा का पूरा। मतलब फिर आप अपने साथ और परीक्षा के साथ प्रयोग कर रहे हो, फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो ये सिलेक्शन बहुत मुश्किल काम होता है, हालांकि इतना मुश्किल भी नहीं है अभी के बच्चों को देखते हुए, लेकिन फिर भी उन लोगों को मौका मिला है, उनके पास माहौल है, उनके पास पैसा है, उनके पास बड़ी बड़ी कोचिंग है, उनको किसी ने प्रैक्टिस करा दी है, इसलिए उनके लिए आसान हो गया। और वो उस लायक नहीं है फिर भी बन गए। कई लोग ऐसे भी हैं जो लायक नहीं है फिर भी बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि उनको सुविधाएं ज्यादा मिल गई, सुविधाएं ज्यादा मिल गई तो बन गए, और कई लोग सुविधाओं से वंचित रह गए तो वो नहीं बन पाए। तो ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि आप लोग नहीं बन सकते या वो लोग बन गए तो वो बहुत बहादुर हैं, ऐसा नहीं है, आप भी बन सकते हो, पर थोड़ा सा टाइम टेबल दिमाग में बना के रखना। अगले साल का जब भी प्रीलिम्स हो तो उस दिन आपका रिजल्ट आना चाहिए, आपको पता चल जाना चाहिए कि मैं प्री क्रॉस कर रहा हूं। अगर आप अटक रहे हैं वहां पे और आपको भ्रम है कि पता नहीं 50-50 है, मैं हो पाऊंगा कि नहीं, आप हमको स्कोर बताओगे सही सही कि सर हम ये टिक लगा के आए, तो हम बता देंगे आपको कि आपका सिलेक्शन इस साल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके लिए रिजल्ट का वेट करने की जरूरत नहीं है। अभी बता दिया आपको संख्या 63 क्वेश्चंस हैं, तो आप 64 कर लो, 65 कर लो, सिक्योर हो जाओगे। हमारे यहाँ तो 75-78 क्वेश्चन तक ठीक करने वाले बच्चे बैठे हैं, है ना, यहीं पे कंपटीशन है। तो हम तो रोज कॉपी चेक करते हैं, रोज रिजल्ट बताते हैं, तो 78 बच्चे बताते हैं, 78, 75, 73, 72, 69, तो कंपटीशन तो यहीं भरा पड़ा है आपके यहाँ। उसके लिए कोई दिल्ली जाने के लिए और कहीं और बहुत बड़ी कोचिंग क्लास और कोई कहीं जरूरत नहीं है। पहले इनसे आगे निकल के बताओ, जो ऑलरेडी लेके आ रहे हैं उनसे आगे तो जाओ पहले, तब तो आप नया खोजोगे ना, तब आप नया कोई जगह देखो। ये भी तो यहीं पे लेके आए हैं ये मार्क्स, तो आप लेके आओ उनके बराबर, तो सिक्योर है, उनका तो मेंस पक्का है, मतलब मेंस तो उनको देना ही है। पर उन लोगों को लेके हम बैठ जाएंगे, उनको हम कल फाइनल कर लेंगे शाम को, इसलिए कल की क्लास की छुट्टी रख रहे हैं, क्योंकि इसी में थोड़ा समय बीत जाएगा। और सोमवार से उनको लेके बैठेंगे 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे अलग से लेके बैठेंगे। एक समय था कि हम टिफिन बनवा के लाते थे घर से, और सब लोगों को खाना भी हम ही खिलवाते थे, और उनको जम के पढ़ाते थे, 8-8 घंटा पढ़ाते थे। और वो थोड़े अनुभव हमारे ठीक नहीं रहे, बच्चे सब बदल गए, तो फिर हमने थोड़ा वो देखा, कितनी भी किसी व्यक्ति के साथ मेहनत कर लो, वो समझता नहीं है, अकल नहीं होती उसमें, और बहुत जल्दी बदल जाता है। मनुष्य के बदलते समय देर नहीं लगती, उसको पोस्ट मिलते ही वो हवा खा जाता है, उसको लगता है कि अपना बहुत बड़ा आदमी हो गया। तो फिर हमने वो सब बंद कर दिया, हमने कहा अपना अपना करो सब ठीक ठीक, हम मदद कर देंगे, हम पढ़ा देंगे, समझा देंगे। अब ज्यादा माथा पच्ची नहीं होती। पहले हम टेंशन रखते थे कि आदमी मार्केट का कोई खा गया, किसी ने कुछ टिफिन आया और उसमें अगर कुछ बासी दाल खिला दी या कुछ खराब सब्जी खिला दी, कीड़े वाली सब्जी खिला दी, तो उसका पेट खराब हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी, एग्जाम चली जाएगी। हम बहुत चिंता करते थे, बहुत चिंता करते थे। यहाँ तक कि माँ बाप के फोन भी मैं उठाता था, उनके मम्मी से मैं बात करता था, उनके पिताजी से मैं बात करता था कि देखो ये पढ़ रहा है, इसको फोन मत लगाया करो, फालतू बात मत करो, नहीं तो कोई शादी में बुला रहे हैं, कोई बोल रहे हैं वहाँ आ जाओ, ये आ जाओ, वो आ जाओ, अभी ये है इसमें आ जाओ, वो कर लो। और 2 दिन की तो बात है, फिर मैं समझाता था ऐसे मत करो। तो ये इतना हम लोगों ने मदद की है। अब उतनी मदद तो नहीं कर सकते, क्योंकि अब हमारी भी सीमा है, और हमने वो करके देखा तो उसका अनुभव भी ठीक नहीं रहा। सिलेक्शन तो हुए लोगों के, लेकिन ठीक है, अब वो लोग उस लायक नहीं थे कि उनकी मदद करते। तो अब कुछ अच्छे बच्चों को भी नुकसान होता है, जो डिजर्व करते हैं उनको भी नुकसान होता है। खैर वो सब एक पुरानी बात हो गई। मैंने आपको बताया था पिछले वाली क्लास में ये सब चीजें होती हैं। तो फिर क्या करना चाहिए, आप लोग थोड़ा सा टाइम टेबल इस टाइप का बनाना कि मेहनत इस तरह से हो जाए कि प्री वाले दिन जो है आपका ठीक हो जाए, यानी कि आप मेंस दे रहे हो ये पक्का हो जाए। तो फिर हम आपको उस टाइप से होमवर्क देंगे और मेंस की तैयारी कराएंगे, क्योंकि आप सोचेंगे कि प्री का रिजल्ट जब आ जाएगा उसके बाद हम मेंस की तैयारी शुरू करेंगे, तो फिर बहुत देर हो जाती है। 1.5-2 महीना आप पिछड़ जाते हैं। कंपटीशन है, कंपटीशन में जैसे दौड़ हो रही है, और दौड़ हो रही है तो एक आदमी ने तो दौड़ना शुरू किया और 1.5 घंटा हो गया, अब आप दौड़ना शुरू करोगे तो अब आगे कैसे निकलोगे, इसमें तो आगे निकलना है।
है ना, केवल वहां तक पहुंचना नहीं है। आपकी जो कॉलेज एजुकेशन होती है उसमें तो क्या होता है कि पास होना होता है ना, आपको अगली क्लास में जाना है, या अगली क्लास में नहीं जाना, यहाँ आपको तेजी से जाना है, दूसरों से पहले जाना है, दूसरा जो पहुंच रहा है उससे पहले जाना है। तो ये कंपटीशन है, तो कंपटीशन की भावना आपके अंदर होनी चाहिए, और वो बिल्कुल एक आग की तरह होता है, बेचैन करके रखता है वो आपको चैन से सोने नहीं देता, और वो आपको हमेशा बेचैनी रहती है कि मुझे पढ़ना है, मुझे आगे जाना है। तो ये कंपटीशन की भावना जो है ये तभी आती है जब आप एक अच्छा स्कोर लेके आते हो, मेंस में तभी आती है, अच्छा स्कोर लेके आते हो, अच्छा स्कोर लेके आते हो और आपका श्योर होता है प्रीलिम्स, तो रात दिन पढ़ने की इच्छा होती है। मेंस का जो तैयारी आप लोग करोगे उसके बारे में रणनीति बाद में बताएंगे, आज कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, कल प्री देंगे तो थोड़ा सा मैं उस हिसाब से भी बात कर देता हूँ। सबसे पहले मैं आज सारे सब्जेक्ट को हल्का सा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, ताकि तो सबसे पहले मैं हिस्ट्री को लेता हूँ। हिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या देख के जाना चाहिए, कौन सा हिस्सा आपको करके जाना चाहिए, या किसी हिस्से का प्रश्न क्यों आएगा, उसका कारण भी अगले साल वालों के भी काम आएगा और इस साल वालों के, दोनों के लिए आप लोग। तो हिस्ट्री वाला पार्ट जो है मैं आपको बता दूं, हिस्ट्री का अगर कोई सवाल पूछा जाता है तो उसके पीछे एक लॉजिक होता है कि ये महत्वपूर्ण क्यों है, व्हाई इज इंपॉर्टेंट। कोई भी टॉपिक जिससे ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो हर बार आप पिछला 10 साल का पेपर उठा के देखोगे तो बौद्ध धर्म से 1 या 2 प्रश्न होते हैं, जैन धर्म से भी 1 या 2 प्रश्न होते हैं हमेशा। बौद्ध धर्म को तैयार करना, अगर आप हिस्ट्री की किताब में नोट्स में हमारे जाओगे तो 1 घंटे में आप बौद्ध धर्म का रिवीजन कर सकते हो। अब तो चूंकि कल सुबह परीक्षा है तो इतना जब 1 घंटा भी नहीं है आपके पास, केवल बौद्ध धर्म को दे दोगे तो अगले साल वालों के लिए बता रहा हूँ कि वो रिवीजन का टाइम कितना रखेंगे, 1 घंटा। पढ़ने के लिए 1 दिन रख सकते हो, जब आप बौद्ध धर्म तैयार करोगे तब 1 या 2 दिन तक उसको पढ़ते रहो, लेकिन अभी तो रिवीजन की बात कर सकते हैं। तो बौद्ध धर्म से एक सवाल जरूर आता है, एक जैन धर्म से आता है, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म। उसके बाद हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है टर्निंग पॉइंट के रूप में। टर्निंग पॉइंट एक ऐसा बिंदु जहां से हिस्ट्री पूरी मूव कर गई है, आमूलचूल परिवर्तन हो गया, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, रूपांतरित हो गई हिस्ट्री, इतिहास बदल गया वहां से। अगर वो व्यक्ति नहीं होता तो इतिहास कुछ और होता, ऐसा व्यक्ति, ऐसा स्थान और ऐसी घटना, ये पूछा जाता है। तो मैं कुछ टर्निंग पॉइंट्स बता देता हूं आपको जहां से प्रश्न आने की संभावना रहती है। पहला टर्निंग पॉइंट, डिक्लाइन, या यूं कहें कि सिंधु सभ्यता का पतन, डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। पतन से जुड़ा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। फिर आता है अशोक, व्यक्ति और अशोक के जीवन की घटनाएं। अशोक जो थे वो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है हिस्ट्री का। बुद्ध और महावीर को छोड़ दीजिए, बुद्ध महावीर मैंने अलग से बता दिया आपको, नहीं तो वो भी अपने आप में है, लेकिन अशोक, तो अशोक की जिंदगी से जुड़ी हुई घटना है। भारत एक खोज में उस सीरियल को देख लो आप लोग, है ना। तो जो लोग अभी नए हैं और थोड़ा एडवांस में सारी तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आज गाइडलाइन हो जाएगी। पुराने लोग तो अब इतनी जल्दी जल्दी अभी रिवाइज नहीं कर पाओगे कल वाले, लेकिन फिर भी मेरे खाते में चला जाएगा कि सर ने कल बताया था और आज परीक्षा में प्रश्न है, तो मेरे खाते में चला जाएगा। तो कम से कम आप अगले साल की तैयारी करते समय में इन बिंदुओं को ध्यान रखोगे कि प्रश्न यही आते हैं जो सर बताते हैं, तो एक तो विश्वास हो जाएगा आपको, ठीक है। तो कल आप पेपर देखोगे तो आपको ये सब चीजें झलकियां उसमें मिलेंगी जो मैं आज बोल रहा हूँ। तो एक दिन पहले मैं हर साल ऐसा कुछ बोलता हूँ कि दूसरे दिन वो एग्जाम में होता है। तो ये कोई दावा नहीं है, ये एक स्वाभाविक है, कोई भी जानकार व्यक्ति यही बात करेगा जो मैं कर रहा हूँ। अशोक ने पूरा बदला है, भारत को ही बदला है, दरअसल बहुत कुछ बदला है अशोक ने। अशोक
जो भी परंपराओं को बदल के रख देता है, जो भी एकदम बदलाव परिवर्तन करके रख देता है, वो व्यक्ति परीक्षा में पूछा जाता है। इसलिए अशोक के अभिलेख से हमेशा एक सवाल होता है। अशोक के जो इंस्क्रिप्शन होते हैं, अभिलेख, उन इंस्क्रिप्शन से होता है। ठीक है, तो अशोक ने जो कुछ किया उसको लिखवाया, खुदवाया उसने पत्थरों में, स्तंभ में, है ना, उसने लिखवाया, खुदवाया उसने। और इसलिए अशोक के सबूत हमारे पास बहुत है, एविडेंस बहुत है। अभी यहाँ सिक्के और दूसरे जो एविडेंस है वो नहीं आते, अशोक के समय में ये बहुत आता है। इसलिए स्तूप, सांची का स्तूप हुआ, बरूद का स्तूप हुआ, मध्य प्रदेश में 2 स्तूप हैं, चैत्य, विहार, इनसे जुड़े हुए प्रश्न जरूर आते हैं, इनकी मूर्तियां और बौद्ध धर्म से जुड़े हुए उनके स्थान जैसे नालंदा और ये, हालांकि ये बौद्ध धर्म के उस समय में, अशोक के समय में नहीं माना जाता उसको, लेकिन फिर भी उसके अलावा अजंता, एलोरा की गुफाएं, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट पढ़ने वाला हिस्सा होता है। ये लगभग 1 साल छोड़ के आप इनके प्रश्न जो है यूपीएससी में देखते होंगे, ऑल्टरनेट आते हैं, कभी इसका स्तूप का आ गया तो कभी अजंता एलोरा ले लिया। जिस साल अजंता एलोरा हुआ उसके अगले साल जो है फिर कोई और स्तंभ लेख या शिलालेख से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न आ गया, तो एक आप आइडिया लगा सकते हो। न्यूमिज्मेटिक्स, सिक्का विज्ञान, सिक्के जो तमाम प्रकार के हैं उनसे जुड़े हुए कोई प्रश्न आते हैं, तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं और अगले साल की कर रहे हैं वो अभी से इन चीजों को उठा करके आप अपना तैयारी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाइए इंपॉर्टेंट हिस्सा जो मैंने अभी आपको बताया। अशोक के समय में ही थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य, तो यहां से कुछ साहित्य भी आपको मिलता है, और संस्कृत भाषा का साहित्य खास करके मृच्छकटिकम, मुद्रा राक्षस, है ना, तो कुछ संस्कृत साहित्य की शुरुआत हो गई है। ऋग्वेद के बाद जो संस्कृत साहित्य रहा, वेदों उपनिषदों के बाद में, वो रहा मृच्छकटिकम, मुद्रा राक्षस के रूप में। और मुद्रा राक्षस जो है, और देवी चंद्रगुप्तम, विशाखा दत्त का देवी चंद्रगुप्तम, तो किसने लिखा, उसमें क्या स्टोरी है, इसके बारे में। तो इतना जल्दी इतिहास मैंने यहाँ ले आया हूं मैं आपको, और ये सारा इंपॉर्टेंट सेक्टर है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां से प्रश्न आते हैं। इसके बाद सीधा आ जाइए गुप्त साम्राज्य पर। अभी हम दूसरे हिस्सों पे नहीं जा रहे, कनिष्क और उनको मैं नहीं ले जा रहा हूं, मैं एकदम टर्निंग पॉइंट में आना चाहता हूं। विदेशियों का आक्रमण बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी भारत के अंदर जो बड़ी हलचल हुई वो गुप्त साम्राज्य के रूप में, और ये मौर्य साम्राज्य के अंत के साथ शुरुआत होती है, पुष्यमित्र शुंग से। जब हम गुप्त साम्राज्य तक आते हैं तो पुष्यमित्र शुंग, यहां से ब्राह्मण धर्म की शुरुआत होती है, यहां से राजनीति की शुरुआत अलग तरीके से होती है, यहां से प्रशासन की शुरुआत अलग तरीके से होती है, यहां से जाति व्यवस्था की शुरुआत होती है। क्योंकि यहां पर ऋषि भार्गव ने जो है मनुस्मृति लिखी थी पहली सदी में, पहली शताब्दी में मनुस्मृति आई, और उसके साथ जाति व्यवस्था आई। तो जो वर्ण व्यवस्था थी वो पूरी तरह से बदल गई, और जाति व्यवस्था ने उसका स्थान लिया। इसलिए ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, पूरे भारत में परिवर्तन हुआ, पूरे भारत में इसका लक्षण देखने को मिला, और बौद्ध धर्म का विरोध हुआ और बौद्ध धर्म को नष्ट किया जाने लगा, और जिसको हम हिंदू धर्म कहते हैं उसका जन्म हुआ। मूर्ति पूजा, मंदिर, जातिवाद, छुआछूत, सती प्रथा, सारी कट्टर और अंधविश्वास वाली प्रथाएं, इनकी शुरुआत हुई। तो देखा जाए तो ये, इसको स्वर्ण युग कहा जाता है, कुछ लोग इसको ब्लैक पीरियड कहते हैं, काला युग कहते हैं।
और कुछ लोग बोलते नहीं, सोने के सिक्के थे, समृद्धता थी, नगर बन रहे थे और समृद्धि आ रही थी, आर्थिक समृद्धि तो आ रही थी, लेकिन सामाजिक रूप से महिलाओं की स्थिति खराब हो रही थी और दलितों की स्थिति खराब हो रही थी, शूद्रों की स्थिति खराब हो रही थी। इससे पहले की जो स्थिति थी वो बिल्कुल अलग थी। उस समय शूद्र जो है कुछ अच्छे कर्म करके ब्राह्मण हो सकता था, उसके पास चांस होता था, कर्म आधारित था। अब क्या हो गया, जन्म आधारित हो गया। जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म आधारित थी। कर्म अच्छे करोगे तो आप चेंज कर सकते हो अपना वर्ण, और कर्म खराब होंगे तो आप शूद्र बन जाओगे, ब्राह्मण भी शूद्र बन जाएगा। तो बिल्कुल ओपन सिस्टम था जैसा आजकल है। अभी वर्ग व्यवस्था है, अगर वो अच्छी कमाई करता है, बिजनेस अच्छा चल जाता है तो वो उच्च वर्ग में पहुंच जाते हैं, हायर क्लास में पहुंच जाता है। हायर क्लास मतलब ऊंचा कमाने वाला, ज्यादा कमाने वाला, हायर इनकम ग्रुप, उसको क्या बोलेंगे, हायर इनकम ग्रुप। आज की तारीख में यदि कोई दलित आदिवासी के पास करोड़ों रुपए हो और वो बहुत बड़ी कोठी बनाना चाहे तो उसको कोई रोक थोड़ी सकता, वो बना सकता है। हवाई जहाज में बैठने के लिए उसको कोई नहीं रोकेगा क्योंकि उसके पास पैसा है, वो हवाई जहाज में चला जाएगा। विदेश जाना चाहता है, विदेश चला जाए। ऊंची यूनिवर्सिटी में, दुनिया की सबसे महंगी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है, अगर उसके पास पैसा है तो वो पढ़ सकता है। तो इसका मतलब है कि ये अपॉर्चुनिटी, ये जो अवसर है, ये अवसर पहली शताब्दी में बंद हो गया। और जो जन्म से नीचा था उसको नीचा रहना पड़ता था, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितनी योग्यता हो आप में, आप ऊपर नहीं आ सकते। इसका मतलब ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसलिए मनुस्मृति जो है वो धार्मिक ग्रंथ नहीं है। कई लोग उच्च वर्ग के हिंदू जो है वो चिढ़ जाते हैं कि आप मनुस्मृति को, अंबेडकर मनुस्मृति को जलाते हैं। वो एक प्रशासनिक ग्रंथ था। उस समय के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए राजा ने एक बुक बनवाई थी भार्गव से। उनसे कहा था कि ये एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलना है, तो वो कानूनी किताब थी उस समय की। इसलिए हमने जो हिंदू लॉ लिया है वो कहां से लिया है, मनुस्मृति से, याज्ञवल्क्य स्मृति से। किसने लिया, अंबेडकर ने खुद ने लिया। हिंदू पर्सनल लॉ किसने बनाया, अंबेडकर ने। किन किताबों से मिलकर बनाया, याज्ञवल्क्य स्मृति, मनुस्मृति, दाय भाग और मिताक्षरा, 4 किताबें। तो उन्होंने इस मनुस्मृति को बहुत नजदीक से पढ़ा। तो मनुस्मृति को यदि आप धार्मिक ग्रंथ मानोगे तो आपकी आत्मा को चोट लगेगी, हिंदू धर्म के ग्रंथ को जलाया जा रहा है। तो आपको लगेगा हिंदू धर्म का ग्रंथ जलाया जा रहा है। नहीं, हिंदू धर्म का ग्रंथ नहीं जलाया जा रहा। जिसने वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था में बदला और कठोर व्यवस्था बनाया, उस ग्रंथ को जलाया जा रहा है। आ रहा समझ में? तो प्रशासनिक ग्रंथ हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें धर्म जैसा कुछ है नहीं, उसमें भगवान की स्तुति थोड़ी है। वो तो समाज का ढांचा कैसे होगा और कौन कहाँ जन्म लेगा, तो क्या रहेगा जिंदगी भर, और उसको क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, और कौन क्या क्या कर सकता है, किसके क्या अधिकार हैं, और ये अधिकार किस आधार पे बना दिए गए, जन्म के आधार पे बना दिए गए, जबकि ये कर्म के आधार पे होने थे, गीता के आधार पे होने थे, वेदों के आधार पे होने थे, उपनिषदों के आधार पे होने थे, रामायण महाभारत के आधार पे होने थे। लेकिन वो धार्मिक ग्रंथों के आधार पे नहीं है, वो स्वार्थ के आधार पे है। क्योंकि उच्च वर्ग ये कदापि नहीं देख सकता था कि उसका निकम्मा बच्चा शूद्र बने। वो यही चाहता था। अभी भी जैसे कोई आईएएस है या डॉक्टर है, उसने बहुत बड़ा नर्सिंग होम बना रखा है, तो वो यही सोचता ना, मैं तो 60 साल का हो गया लेकिन मेरा बच्चा पीएमटी पास नहीं हो रहा है, तो उसने व्यापम करवा दिया। फिर 40 लाख में अपने बच्चे को एमबीबीएस में एडमिशन दिला दिया। वही तो व्यापम घोटाला था, क्योंकि उसका इतना बड़ा नर्सिंग होम संभालेगा कौन। उसने नर्सिंग होम बना, लड़की होता है तो उसके लिए वो दामाद ढूंढता है डॉक्टर, कि दामाद जो है मेरा वो कम से कम डॉक्टर हो तो ये मेरा नर्सिंग होम संभाल लेगा, है ना। तो वो लोग जबरदस्ती उसमें एडमिशन करा रहे थे, पीजी करा रहे थे, तो ये सब कर रहे थे। तो यही तो वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था बदलते समय में यही तो हुआ था, व्यापम जैसा घोटाला था। तो मनुस्मृति व्यापम घोटाला है। आगे समझ में, मनुस्मृति क्या हुआ, एक तरह का व्यापम घोटाला है। क्योंकि व्यापम में वो डॉक्टर बनने लायक नहीं है, और 40-50 लाख, 1 करोड़ 2 करोड़ दे करके आप कैसे भी करके उसको डॉक्टर बनाना चाहते हैं, तो इसी को व्यापम कहेंगे बस।
अब ब्राह्मण बने रहने के लिए उसमें योग्यता नहीं है, उसको शूद्र बनाना चाहिए, लेकिन उसको आपको ब्राह्मण बनाए रखना है, तो उसके लिए आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी कानून में कि ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण ही रहेगा, चाहे वो कुछ भी करे, चाहे चांडाल का काम करे, वो रहेगा ब्राह्मण, उसका सरनेम वही रहेगा जो हमारा है, और वही आज तक होता है। तो है ना खतरनाक चीज भाई। ब्राह्मण को यदि, पर चूंकि अब ब्राह्मण कोई पद नहीं रहा, ब्राह्मण ऐसा नहीं है कि कोई पोस्ट है और ब्राह्मण होने से कोई तनख्वाह आती हो, ब्राह्मण होने से तो कोई तनख्वाह आती नहीं, लेकिन वो समय था कि जिसमें ब्राह्मण होने से राजा की यहाँ नौकरी मिलती थी। आ रहा समझ में? आज जो है क्या हो गई, वर्ग व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था किस में बदली, जाति व्यवस्था में। भारत जब आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ, तो फिर हो गई वर्ग व्यवस्था, उच्च वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग। हम बोलते हैं ना लोअर क्लास में आते हैं झुग्गी वाले जो लोग होते हैं, फिर उससे थोड़ा सा होते हैं बोले निम्न मध्यम वर्ग, किराए के मकान में रहते हैं, अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ा लेते हैं, ये वो। फिर बोलते हैं मध्यम वर्ग है, प्राइवेट स्कूल में बच्चे को पढ़ाता है, इसका खुद का मकान है। उच्च मध्यम वर्ग यानी इनके कई सारे मकान है, कुछ मकान इन्होंने किराए पे दे रखे हैं, और बच्चा मुंबई में या विदेश में पढ़ता है, वो उच्च मध्यम वर्ग हो गया। और तीसरा वो बिल्कुल ही ऊपर हो जाता है उच्च वर्ग, हायर क्लास। तो अब तो आर्थिक आधार पर हो गया और उसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं है, और इन वर्गों को कोई भी बदल सकता है, कोई भी जाति का व्यक्ति किसी भी वर्ग में घुस सकता है, और अगर वो मैं वहां जाकर के मेहनत नहीं करेगा तो कंगला हो जाएगा, कर्जा हो जाएगा, तो दिवाला निकल जाएगा, और फिर वो आत्महत्या करेगा, कुछ भी करेगा, तो बिल्कुल एकदम लोअर क्लास में आ जाएगा। उसको कोई रोक नहीं सकता, उसके लिए कोई किताब नहीं है, उसके लिए किताब नहीं है। अब उसको रोकने के लिए कोई किताब बन जाएगी, तो वही व्यापम घोटाला वही था कि उसको उच्च वर्ग में बनाए रखना है कैसे भी करके, क्योंकि नर्सिंग होम जो बनाया उसको संभालेगा कौन? ऐसे थोड़ी कि शहर का सबसे नामी गिरामी और अच्छा लड़का जो डॉक्टर बन गया, उसमें बहुत योग्यता, उसके पास नर्सिंग होम नहीं है, तुम उसको दे दो। ऐसा करेगा क्या? वो नहीं करेगा, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी का अधिकार है। तो ये है, तो इसको है ना धार्मिक एंगल से नहीं देखा जाना चाहिए, वो क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल है उसका। पहली शताब्दी के आने के बाद में धर्म जैसा कुछ रह नहीं गया, हर चीज में प्रशासन, नौकरी और आर्थिक स्वार्थ आ गया। आर्थिक स्वार्थ आ गया, आप उसको भी धर्म के एंगल से देखोगे तो फिर बात बिगड़ जाएगी। वो धर्म नहीं है, वो कानून है, वो कानूनी ग्रंथ है। और कानूनी ग्रंथ में जिन लोगों का रोलेट एक्ट आया था, तो हम लोगों ने कहा कि ये ठीक नहीं है। साइमन कमीशन को कहा हमने गो बैक। अभी किसान कानून किसानों को पसंद नहीं आ रहा, किसान कह रहे हैं कि ये सब खत्म करो। बात समझ में नहीं? तो मनुस्मृति दलितों के विरोध में थी, तो दलित कहते हैं बिल्कुल गलत है। आगे समझ में? ठीक वैसा ही है। तो इसलिए टर्निंग पॉइंट है, पहली शताब्दी क्या है, टर्निंग पॉइंट है, ध्यान रखिए। इतिहास में बहुत कुछ बदला है वहां से जाति व्यवस्था की शुरुआत, वहां से ये सब गुप्त साम्राज्य, इसलिए गुप्त साम्राज्य में आकर के वो फल फूल गया। और तीसरी चौथी शताब्दी का गुप्त साम्राज्य का, समुद्रगुप्त का और इनका जो समय था, उस समय तक ये इतनी फल फूल गई कि, और बौद्ध धर्म बहुत पीछे चला गया। बौद्ध धर्म लोगों को बोरिंग लगने लगा था। बिहार में जाओ, स्तूप में जाओ, चैत्य में जाओ, वहां ध्यान लगाओ, बुद्ध की शिक्षाओं को पढ़ो, त्रिपिटक पढ़ो, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, ये पढ़ो। पाली लैंग्वेज थी, तो लैंग्वेज भी अलग थी, हालांकि वो आम जन की भाषा थी। संस्कृत जो है वो ब्राह्मणों की भाषा थी, उच्च वर्ग की भाषा थी। संस्कृत हर कोई नहीं बोल पाता था, लेकिन कालिदास आए और बहुत सारे लोग आए जिन्होंने संस्कृत को बहुत साधारण बनाया। हिंदू धर्म जो पहली बार, जो आप ये मूर्तियां देखते हो, कैलेंडर देखते हो तरह तरह के, आप ये वाली माता जी हैं, दुर्गा जी हैं, ये वो हैं, ये तमाम जो कैलेंडर हैं आप जो देखते हो, ये भगवान, ये वाले विष्णु हैं, ये ऐसे, ये कैलेंडर वाले जो आकृतियां हैं कि इनका ये वाहन होगा और इनके हाथ में गदा होगी और इसके हाथ में धनुष होगा और इसके हाथ में त्रिशूल होगा, ये सारी चीजें तीसरी शताब्दी की कल्पना है। और इस प्रकार के चित्र बनने लगे, पेंटिंग होने लगी, और ये गांव-गांव तक, जनता तक पहुंचाया जाने लगा और उनको बताया जाने लगा। तो लोगों को लगा कि ये शॉर्ट कट है धर्म का। बौद्ध धर्म थोड़ा टफ है, चैत्य में, विहार में जाकर के बैठ के मेडिटेशन करना और वो सब,
ये ज्यादा सिंपल है, ये साधारण है। तो इसने फिर क्रांति की और हिंदू धर्म का विकास हुआ। फिर ज्योतिष आ गया साथ में, तो लोगों को कहा कि देखो ऐसा है कि ये ग्रहण वाला समय है, ये ऐसा है वैसा है, और इस समय में अगर तुम ध्यान रखोगे, ऐसा कर लोगे, वो तो बहुत शॉर्टकट बताए गए कि कुछ नहीं है, इस समय मंगल की छाया है, यहाँ गुरु का गड़बड़ है, यहाँ फलाना है, तो तुम थोड़ा सा ये सा दान पुण्य कर लो, ऐसा लाल कपड़ा वहां चढ़ा दो, ऐसे चावल इसको दे दो, ये वाला दान हमको दे दोगे, तुम्हारी गाय हमको पकड़ा दो, ये वाला ठीक हो जाएगा। तो बहुत सिंपल तरीके जो है हिंदू धर्म के, ज्योतिष के और जादू टोने के और ये सब चीजें जो है ये प्रवेश कर गई भारतीय समाज में। ये फिर टर्निंग पॉइंट था। बौद्ध धर्म खत्म हो रहा था, लेकिन हर्षवर्धन आया, और हर्षवर्धन के समय में आप जानते हो कि बौद्ध यात्री भी आए थे। कौन आया था उस समय में? फाहियान आया था, वेनसोंग आया था, वेनसोंग है ना, वेनसोंग आया था। और उसके दरबार का कवि जो था वो बाणभट्ट, कादम्बरी, हर्षचरित। और ये जो समय था, यहाँ फिर बौद्ध धर्म ने फिर ऊंचाई मारना शुरू की, फिर उसने जो है छलांगे लगाई और हिंदू धर्म फिर थोड़ा सा डाउन हुआ 5वीं 6वीं शताब्दी में आकर के। ठीक है, तो ये झगड़ा जो है चलता रहा। साउथ में आप जाओगे तो जितने हिंदू मंदिर हैं, जैन मंदिर हैं, जो हिंदू मंदिर है उनके नीचे आपको जैन मंदिर मिलेंगे और बौद्ध मंदिर मिलेंगे। आप अधिकांश मंदिरों की खुदाई करोगे तो नीचे तलहटी में, अब कई बार बोलते हैं नहीं मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई, हाँ बाद में मुसलमान आया तो उन्होंने मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दी, लेकिन मंदिर के भी नीचे जाओगे तो बौद्ध मठ मिलेगा। तो तमाम बौद्ध मठों को और बौद्ध स्थानों को, विहारों को तोड़ तोड़ के जबरदस्ती मंदिर बनाए गए। पुष्यमित्र शुंग के समय में भी, समुद्रगुप्त के समय में भी, और तमाम गुप्तास और बाद के उसमें, इन सब के प्रमाण है। जिस तरह के प्रमाण मुसलमानों के संदर्भ में है, वैसे ही हिंदुओं ने भी संहार किया, खत्म किया बौद्ध धर्म को, क्योंकि बौद्ध धर्म उठ खड़ा हुआ था। तो ये जो मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, ये सब टर्निंग पॉइंट्स हैं इतिहास के। तो हर्षवर्धन के यहाँ जाकर के बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट ये आता है कि यहाँ फिर धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से फिर उठापटक हुई थी। ठीक है, आर्थिक दृष्टिकोण से भी, और विदेशी यात्री आए थे, चीन का प्रभाव देखने को मिलता है, और कई सारा लिखित साहित्य है, क्योंकि हर्षचरित और कादम्बरी और ये जो चीजें हैं, और खुद हर्षवर्धन जो था वो खुद लेखक था, उसने नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका 3 नाटक लिखे थे, नाटककार भी था। उसके यहाँ मंचन होता था, भारत एक खोज देखोगे तो उसमें आपको मंचन होता हुआ दिखेगा। तो टर्निंग पॉइंट्स को अगर आप समझ जाओगे ना इतिहास को, तो मैंने आपको कितना जल्दी इतिहास बता दिया और कितना लंबा बता दिया, और इतना इंपॉर्टेंट सेक्टर बताया है कि अगर आप केवल इन हिस्सों को भी बहुत अच्छा पढ़ जाओगे तो यूपीएससी निकल जाएगा। तो बहुत सिंपल है। अब इन सब के बारे में जितने भी मैंने बताया, उन सब के बारे में एक एक पेज भी पढ़ लोगे तो मुश्किल से 30 पेज हुए। 30 पेज में आप यहाँ आ गए। तो एक तरीका है कि आप इंपॉर्टेंट सेक्टर को पकड़ करके उसकी नब्ज को जान करके, इसीलिए डॉक्टर टेस्ट लगवाता है कि मैं पूरे शरीर का इलाज करूं उसके बजाय मैं पूरे टेस्ट लगवा लेता हूं। टेस्ट का जो रिजल्ट आएगा और जहां जहां प्रॉब्लम होगी वहां इलाज करूंगा। तो प्रॉब्लम जानने के लिए टेस्ट लगाता है। हमको वो करने की जरूरत नहीं है कि कहाँ कहाँ कौन से विषय में कौन सा हिस्सा पढ़ने लायक है, वो हम आपको डायरेक्ट टेस्ट लगा के बता रहे हैं। हो सकता है हम आप लैब का काम कर रहे हैं, आपके लिए लैब में टेस्ट का रिजल्ट आता है, हम आपको बता रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। तो ये करना चाहिए। इसके बाद मुसलमानों का आक्रमण और उनका अत्याचार और वो सब, तो वो आप लोग सिलसिलेवार उसको पढ़ सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट आएगा मोहम्मद गजनवी के टाइम, मोहम्मद गोरी और गजनवी, क्योंकि बाकी जो आक्रमणकारी हैं वो उतने ज्यादा प्रभावशाली नहीं है, उन्होंने कोई इतनी बड़ी तबाही नहीं मचाई। तो अब यहाँ आपको जो टर्निंग पॉइंट के टाइम पे याद रखने के लिए थोड़ा सा सल्तनत काल में चलना पड़ेगा। और यहाँ पर सोसाइटी को मदद करने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसको इतिहासकार बहुत आदर देते हैं, उसका नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का बहुत बड़ा योगदान है इतिहास में, कई सारे काम किए हैं संगीत के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। अमीर खुसरो सूफी सिलसिला लेके आया, मुसलमानों का ऐसा संप्रदाय जो काफी उदार था, लिबरल था, कट्टर नहीं था, क्योंकि जो आक्रमणकारी थे वो सुन्नी थे, अधिकांश तो पठान थे, सुन्नी थे।
तो सुन्नी लोग जो थे वो कट्टर मुसलमान होते हैं, शिया थोड़े से उदार होते हैं। शियाओं में भी एक होता है सूफीज्म, वो एकदम उदार होता है। वो हिंदू संतों के काफी सूफी संत ऐसे थे जो शाकाहारी थे और ऋषि मुनियों की तरह रहते थे। तो काफी सूफी संत जो है उन्होंने बिल्कुल बहुत अलग तरह की छाप छोड़ी है। उनको दरवेश कहा जाता था, संत कहा जाता था, और वो लोगों की भलाई का काम करते थे, भलाई करने वालों को आगे बढ़ाते थे। उनकी खानका मतलब उनका आश्रम, उनके जो आश्रम होते थे वो दीन दुखियों के लिए और सबके लिए खुले रहते थे और उन सबको खाना खिलाते थे। बादशाह भी उनके सामने सिर झुकाते थे। तो कई बादशाह हुए जो सूफी संतों के पास गए और आशीर्वाद लेते थे, और वो आम आदमी में और बादशाह में भेदभाव नहीं करते थे। ऐसा नहीं बादशाह आ गए तो खड़े हो गए। अभी के संत लोग तो चमचागिरी करने लगते हैं नेताओं की, है ना। तो अभी के संत लोग जैसे नहीं थे। तो सूफी संत बड़े पहुंचे हुए थे। तो उसकी शुरुआत होती है इधर अमीर खुसरो का बड़ा नाम आता है क्योंकि उसने संगीत का स्वरूप दिया था। तो ये भारतीय समाज में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन है। तो जो ऐसे रिवोल्यूशनरी चेंज होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो प्रश्न बनते हैं। तो सलीम चिश्ती हुए, मोइनुद्दीन चिश्ती हुए, और कुछ स्थान अभी पाकिस्तान में है, कुछ स्थान अफगानिस्तान में है, क्योंकि पहले तो पूरा एक ही था। तो वो स्थान अभी यहाँ नहीं रहे। तो मस्त कलंदर का नाम आपने सुना है, मस्त कलंदर की दरगाह, है ना। तो ऐसे नाम थे। बुल्ले शाह, फिल्मों में बुल्ले शाह का गाना काफी रहता है। तो ये बुल्ले शाह हुए। तो इन सब के बारे में पढ़िए, इनका एक आध सवाल आ सकता है, क्योंकि मोदी जो है वो सपोर्ट करते हैं सूफीज्म को और सूफी सिलसिलों में जाते रहते हैं, उनको इनवाइट किया जाता है और वो भी जाते हैं। बाकी मुस्लिम स्थानों पे वो नहीं जानते। टोपी पहनाते थे उनको, जाली वाली, तो वो मना कर देते बोले हमको नहीं पहनना, ये हम नहीं पहनते। वो पब्लिक में ही मना कर देते। मतलब वो कट्टरता की तरफ नहीं जाना चाहते, लेकिन एक वो इसकी तरफ जाना चाहते हैं। किसकी तरफ जाना चाहते हैं? सूफीज्म की तरफ जाना चाहते हैं। जानबूझ करके सूफीज्म के जो कार्यक्रम होते हैं उसको वो अटेंड करते हैं, जानबूझ के करते। जानबूझ करके मैं इसलिए बोलता हूँ कि कट्टरवादी लोगों को जवाब देने के लिए आपको किसी का सपोर्ट करना पड़ता है ना, सपोर्ट करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप किसी का सपोर्ट नहीं करेंगे, सारे मुसलमानों से नफरत करेंगे, तो फिर आपकी नीतियां सही नहीं होंगी। तो जो उदारवादी मुस्लिम धड़ा है, जो हिंदुओं के साथ रहना चाहता है और हिंदू तरीकों से रहना भी जानता है और उदारवादी भी है, यानी वो कट्टर नहीं होते, एकदम आतंकवादी तैयार नहीं करते। ऐसे उपदेश नहीं होते उनके कि जिससे आदमी में आतंकवाद जैसे भावना है। तो कैसी भावना आती है? उदारवादी भावना आती है, सब हमारे भाई हैं, हम सब मिलके रहेंगे। तो ये उपदेश जब कोई देता है तो ऐसे लोगों को प्रमोट किया जाता है। तो सत्ताधारी ऐसे लोगों को पसंद करते हैं। तो ये अभी से नहीं है, ये अकबर के समय में भी था और ये उससे पहले तमाम जो सल्तनत काल के जितने भी राजा हुए हैं, बादशाह हुए हैं, उन सबके समय में, सुल्तानों के समय में, सबके समय में था, है ना। तो बहुत कम ऐसे रहे हैं जिन्होंने उनको भी नहीं बख्शा। कुछ ऐसे सुल्तान बादशाह भी रहे हैं जिन्होंने सूफी संतों को भी मार गिराया, क्योंकि वो तो दिमाग से ही वैसे थे ना, खुंखार थे। खैर, तो ये टर्निंग पॉइंट्स जो है पकड़ के रखिए। फिर कुछ बादशाहों की जिंदगी की चीजें हैं, जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह कहा जाता था। उनके निर्णय जो होते थे वो बड़े अजूबे होते थे। वो ऐसे निर्णय ले लेते थे, कभी भी अपनी राजधानी बदल दिया, कभी भी सिक्के बदल दिए, कभी भी ऐसे निर्णय। 8 बजे टीवी पे आए और कहा कि अब नोट नहीं चलेंगे इस टाइप के। तो उनको बोलेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन कुछ ने जो है वो एग्रीकल्चर के से अच्छा काम किया, फिरोज शाह तुगलक। तो रिवोल्यूशनरी काम करने वाले एग्रीकल्चर के फील्ड में, इकोनॉमिक फील्ड में। और अलाउद्दीन खिलजी, जिनका बाजार नियंत्रण का प्रश्न बनता है, मेंस में भी हो सकता है। मेंस में तो खैर मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा है और ये एंशिएंट हिस्ट्री है नहीं, तो वहां गुंजाइश कम है। लेकिन प्री में बाजार नियंत्रण, अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण जरूर पढ़ के जाना चाहिए। तो ऐसे कुछ टर्निंग पॉइंट जरूर पकड़िए, चाहे वो इकोनॉमिक में हो, चाहे सोशल में हो, चाहे रिलीजियस में हो, है ना, चाहे कल्चरल में हो, एजुकेशन में हो, उसको पकड़िए। अब सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति आता है
अकबर, मुगल काल में अकबर कई तरह से प्रभावित करता है। कई लोग अकबर से नफरत करते हैं, तो नफरत करने का कारण उनका सिर्फ मुसलमान होना है, बाकी उसके कुछ कर्म हैं जो उसकी आलोचना हो सकती है। लेकिन अकबर बिल्कुल एक अलग प्रकार का व्यक्ति है, बहुत अलग प्रकार का व्यक्ति है सारे बादशाहों में और सब में। दरअसल अकबर के ऊपर कोई बाध्यता नहीं थी कि वो सब चीजों को जाने, सब धर्मों को जाने या सबकी इज्जत करे। वो चाहता तो कुछ और भी कर सकता था, लेकिन अकबर ने बिना दबाव के जिज्ञासु बन के रहा। वो अनपढ़ व्यक्ति था, अकबर ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, ज्यादा क्या बिल्कुल भी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था समझ लीजिए। लेकिन उसने पढ़े लिखे लोगों की इज्जत की। दो तरह के लोग होते हैं, एक तो खुद पढ़े लिखे होते हैं और वो अपने आप को होशियार भी समझते हैं, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं है और पढ़े लिखों की इज्जत भी नहीं करते, तो ये स्थिति बहुत खराब है। तो अकबर की विशेषता थी कि वो खुद उतना समझदार नहीं था। समझदार तो समझदारी पढ़ाई से नहीं आती, समझदार तो वो था, तभी तो वो इज्जत करता था। अकबर की सबसे बड़ी खासियत है कि वो पढ़े लिखे लोगों की इज्जत करता था, सलाह लेता था, बिना सलाह के कोई काम नहीं करता था। तो अकबर की सबसे बड़ी ताकत थी पढ़े लिखे लोगों से सलाह लेना, और वो सलाह में डाइवर्सिटी बहुत रखता था, हर तरह के व्यक्ति से सलाह लेता था, कोई सिलेक्टेड लोग नहीं थे। इसलिए धर्म के मामले में सलाह लेने के लिए उसने इबादत खाना खोला था फतेहपुर सीकरी में। यूपीएससी ने पूछा है, अब क्यों पूछा है आप समझ सकते हो। यूपीएससी ने क्या प्रश्न पूछा 2-3 साल पहले, इबादत खाना किस काम आता था, जो भी है, मैं लैंग्वेज भूल गया हूं प्रश्न की। तो लोगों से धार्मिक सलाह मशवरे के लिए काम आता था, यानी एडवाइस लेता था। तो ये बहुत कमाल की चीज है। मैं अकबर के युद्ध में या अकबर ने कितनी लड़ाइयां लड़ी और कहां जीती, ये कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है। अकबर ने लड़ाइयां लड़ी, जीती, हारे, क्या किया, वो कोई लेना देना नहीं है। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, 9 जेम्स। अब 9 रत्न क्यों रखेगा आदमी, अलग अलग फील्ड के लोग थे, सबका अलग अलग। तो ये मंत्रालय टाइप हो गया ना, एक तरह से मीटिंग हो गई, तो मंत्रालय टाइप हो गए। और वो विशेषज्ञ लोग थे, सब लोग अपने अपने विषय के विशेषज्ञ थे, जानकार थे। कोई कृषि का जानकार था, कोई बाजार का जानकार था, कोई साहित्य का जानकार था, कोई संगीत का जानकार था। तो मनोरंजन से लेकर के, व्यापार से लेकर के, युद्ध से लेकर के, हर तरह के लोग थे। अब अमर सिंह उसको क्यों रखा था राजा को, उनके साले भी थे, जोधाबाई के भाई थे। कौन थे बताओ? हाँ, मान सिंह, राजा मान सिंह। तो मान सिंह भी उस नवरत्न में थे, इसका मतलब वो सेनापति थे, तो इसका मतलब सेना का जानकार भी है। एजुकेशन वाला भी था, जो ट्रांसलेशन करते थे और पढ़ाई लिखाई का काम करते थे, लैंग्वेज के जानकार थे। इसका मतलब 9 जेम्स का होना और इबादत खाने में सब तरह के धर्मों के लोगों को बुला करके उनसे चर्चा करना। पारसी धर्म भी जानना चाह रहे थे, जैन धर्म के संत भी आते थे, बौद्ध धर्म के भिक्षु भी आते थे। बादशाह खुद बोलता था उनको, देखो आप आए हो तो हमको कुछ बता के जाओ, आपके धर्म की खासियत क्या है, क्या कारण है कि आपका धर्म इतने हजारों सालों से चला आ रहा है। 1500 साल हो गए और आपका धर्म तो बिल्कुल 2000 साल से चल रहा है, तो ऐसा कुछ तो होगा आपके धर्म में। हमारा धर्म तो आए हुए अभी 1000 साल भी नहीं हुआ, क्योंकि अकबर था तब तो इस्लाम को आए हुए 800-900 साल हुए थे और ये हिचकोले खाने लगा था। तो बोले आपका धर्म तो 1000 साल से 2000 साल से, हिंदुओं से तो पूछते ही थे, वो उनसे भी पूछते थे। तो ये तो एक बहुत अच्छी चीज हो गई ना। फिर वो बोलते थे फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर उसने खुद ने एक धर्म बनाया, दीन इलाही, उन सबको मिक्सचर बना के। उसने कहा अगर मैं ये नया एक्सपेरिमेंट, हालांकि वो सक्सेस नहीं हुआ उसका एक्सपेरिमेंट, क्योंकि लोग धर्म को छोड़ते नहीं है। अपने धर्म को छोड़, उसको लगा कि मैं बादशाह हूं तो मेरी बात मानेंगे, लेकिन उसने उसमें एक शर्त रखी थी कि ये सब अपनी स्वेच्छा से करेंगे, जबरदस्ती से कोई नहीं करेगा। तो इच्छा से तो कोई भी नहीं करता है ना।
इच्छा से केवल बीरबल और 2-4 लोग थे, तो उन्होंने किया, उन्होंने मना कर दिया। बाकी लोगों ने कहा बोले भाई आपकी बातें सही है और आप बादशाह हुजूर हैं, सब हैं, लेकिन ये धर्म के मसले में हम तुम्हारे चक्कर में नहीं पड़ते, ये थोड़ा आप ही देखो अपना। और उन्होंने उसमें लोकतंत्र रखा था, डेमोक्रेसी रखी थी, लोगों की मर्जी रखी थी। देखा जाए तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो सूत्र हैं, लिबर्टे, इगलिटे और फ्रेटर्निटे, यानी भाईचारा और इक्वलिटी और फ्रीड, जो ये जो है लिबर्टी, अब ये सब उसके मुख्य बिंदु थे जो बाद में जाके फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखने को मिलते हैं, फ्रांस की क्रांति में 200 साल बाद। तो अकबर वो पहले ही दीन इलाही में लिख रहा है अपने, इसका मतलब बहुत एडवांस में था। अब वो अनपढ़ आदमी एक नया धर्म बना रहा है और किताब बना रहा है, तो वो कैसे बना पाया? जैसे अम्बेडकर ने सारे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के भारत का संविधान लिख दिया, वैसे उन्होंने सारे धर्मों से चर्चा करके सबके हिस्से से कुछ कुछ लेके कहा कि मैं एक धर्म बनाता हूं। ये तो एक तरह का वो रिलीजियस कॉन्स्टिट्यूशन था। तो इसलिए अकबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत के इतिहास में। केवल वो किले बनाने वाला और युद्ध जीतने वाला व्यक्ति नहीं है, वो दिलों को जीतने वाला आदमी भी है। और आप कहोगे जीत पाया, ठीक है, उसने कोशिश तो की, जीत तो नहीं पाया वो भी, लेकिन कोशिश की। और बहुत लंबा शासनकाल भी था उसका, स्थायित्व भी बहुत था और सुधार भी बहुत किए उसने। प्रशासन में बहुत सुधार किए, जमीन जायदाद में टैक्स सिस्टम था उसमें बहुत सुधार किए, मनसबदारी में बहुत सुधार किए, तो तरह तरह के सुधार किए उसने। अपने सैनिक शासन में बहुत ज्यादा सुधार किया और हिंदू राजाओं को सेनापति बना के रखा। उसके अधिकांश सेनापति हिंदू होते थे, वो उन पर विश्वास करता था, उसकी तरफ से जाके युद्ध लड़ते थे। तो अपने आप में बहुत अलग तरह का था। तो कई तरह के प्रयोग देखने को मिलते हैं आपको अकबर के समय में। शायद आप लोगों ने जो पढ़ाई की होगी, आपने मेरे दृष्टिकोण से इस तरह से नहीं सोचा होगा। अगर आप अब हिस्ट्री को पढ़ेंगे और मेरे दृष्टिकोण से सोच के पढ़ेंगे तो आपको वहां पर प्रश्न मिलेंगे। फिर तो इम्पोर्टेंट है शाहजहां भी, फिर तो इम्पोर्टेंट है जहांगीर भी, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, और फिर एक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति आते हैं इस समय में, शिवाजी। शिवाजी पे प्रश्न बनता है। शिवाजी फिर टर्निंग पॉइंट, हालांकि वो रीजनल है, लेकिन शिवाजी ने जो बीज बोए वो फिर अखिल भारतीय हो गए थे, ऑल इंडिया में फैल गए थे। बाजीराव फर्स्ट तक आते आते वो पूरे इंडिया में छा गए थे, क्योंकि अगर शिवाजी बीज नहीं बोते और हिंदू पद पातशाही जिसको बोलते थे या हिंदू साम्राज्य, वो भगवा झंडा रखते थे। हालांकि उनके भी सेनापति मुसलमान थे, उल्टा है, अकबर के सेनापति हिंदू थे और शिवाजी के सेनापति कई जगह जो उनका सहयोगी थे वो मुसलमान भी थे। लेकिन जो आदिल शाही थी और जो वहां की साउथ की जो सल्तनतें थी छोटी छोटी, अहमदनगर और गोलकुंडा और बीजापुर और वो जो इलाका था पूरा, वो आप पढ़िएगा, हिस्ट्री में पढ़ना चाहिए, आते हैं सवाल वहां से भी। पर मैं आपको टर्निंग पॉइंट बता रहा हूं जहां से सवाल आते ही हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिस पे मैंने अभी जोर दिया है। बाकी तो और भी बहुत सारी चीजें हैं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं, विदेशी यात्री हैं, उनका वर्णन है, वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ, शिवाजी एक बिल्कुल नई सोच थी, उनके पिता से अलग थी। उनके पिताजी ने इस प्रकार का सपना नहीं देखा था। उनके पिता से वो बिल्कुल अलग सोचते थे। उनके पिताजी सेवा करना चाहते थे, उनके पिताजी नौकरी करना चाहते थे, वो वेतन प्राप्त करना चाहते थे, आशीर्वाद लेना चाहते थे, किसी की सरपरस्ती चाहते थे। शिवाजी थे, बोलते थे नहीं, मैं टैक्स वसूल करूंगा, मेरा राज्य होगा और मैं राजा होऊंगा और मैं डिसाइड करूंगा कि कितना टैक्स लेना है। ये तो बहुत अलग तरह के थे। लोग मुझे टैक्स देंगे, मुझे वेतन नहीं चाहिए, मैं लोगों के लिए टैक्स वसूल। उनके पिताजी लोग दूसरे लोगों के लिए टैक्स वसूल करते थे। जो रियासत के प्रमुख होते थे उनके लिए टैक्स वसूल करके लाते थे, फिर उनको एक सैलरी मिलती थी। शिवाजी को ये पसंद नहीं था। तो शिवाजी अपने पिता, ये कहां से सीखा? अपनी माँ से सीखा उन्होंने। उनकी माँ का यह सपना था कि बेटा तुम्हारे पिताजी का यह काम मेरे को समझ में नहीं आता, वो गुलामी क्यों करना चाहते हैं, उनमें वो स्वाभिमान क्यों दिखाई नहीं देता, मैं तुम्हारे अंदर वो स्वाभिमान देखना चाहती हूँ, तुम राजे होगे। तो शिवाजी राजे,
जाता राजा, किसने देखा नाटक भोपाल में बहुत चलता है। तो शिवाजी राजे के रूप में हुए, उन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया और अपने आप को राजा घोषित किया। तो वो बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर है इंडिया में इस समय में, जिस समय में ये सब चल रहा था, मुगल काल था, ऊपर सल्तनत काल था, ये सब था। ये वाला भाव लेके आना कि हम किसी को टैक्स नहीं देंगे, हमारे ऊपर कोई नहीं है। वो औरंगजेब की पूरी जिंदगी खा गए शिवाजी, उसको इतना चकमा दिया, साउथ में उलझा के रखा पूरी जिंदगी औरंगजेब की, और इसीलिए मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। औरंगजेब अगर उलझा नहीं रहता और दिल्ली और आगरा में समय बिताता तो मुगल साम्राज्य का पतन नहीं होता। लेकिन उसकी पूरी एनर्जी कहाँ लगी रही? शिवाजी के चक्कर में। वो शिवाजी के ही चक्कर काटता रहा, शिवाजी उसको चक्कर खिलाते रहे और वो खत्म हो गया, जैसा अमेरिका खत्म हो गया तालिबान के चक्कर में, भाग गया। फिर 20 साल में बर्बाद होके गया ना अमेरिका, सब कुछ खर्चा करने के बाद, तमाम प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई, सब कुछ खत्म हो गया। आप असफल होकर के लौटे हो, औरंगजेब भी असफल होकर के लौटा। ये टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि किसी का ताकत के रूप में उभरना ये टर्निंग पॉइंट होता है, और उस ताकत का फिर समाप्त हो जाना और एक नई ताकत का इमरजेंस होना, ये फिर टर्निंग पॉइंट होता है। तो ये शिवाजी एक इमरजेंस है, एक नई शक्ति का उदय है, और वो उदय जो है वहां से प्रश्न बनते हैं, बन के रहते हैं। तो कारण, शिवाजी के उदय के कारण, उनकी युद्ध पद्धति, उनका तरीका, टैक्सेशन सिस्टम, ये सब सवाल होते हैं। कैसे वो ताकत बने, इतने बड़े ताकतवर आदमी कैसे बने? तो मैं बहुत फास्ट आपको हिस्ट्री बता रहा हूं, बहुत फास्ट। भाई ये एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है। कल की परीक्षा में सुबह जब आप प्रश्न देखोगे तो आप कहोगे कि 3 या 4 प्रश्न तो कुल आते हैं, और पढ़ाई कम से कम 2-3 महीना करनी पड़ती है तो उसके बजाय मैं जो बता रहा हूं, अगर आप उस हिस्से को पढ़ोगे तो वो 4-5 दिन में पढ़ाई हो जाएगी, 10 दिन में बहुत अच्छे से उस हिस्से को कर सकते हो। बाकी पढ़ाई नहीं भी करोगे तो आपका प्रश्न काफी कुछ उसमें से मिलेगा, 90% प्रश्न उसमें से मिल जाएंगे। तो इसका मतलब इसको भी टारगेट किया जा सकता है, ठीक है, इसको भी टारगेट किया जा सकता है। शिवाजी के बाद मैं आपको ले चलता हूं राजा राम मोहन राय की तरफ। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आप जाकर के आएंगे राजा राम मोहन राय। आप कहोगे यूरोपीय शक्तियां आई थी, फ्रांसीसी आए थे, पुर्तगाली आए थे, क्या ये बहुत बड़ी ताकत नहीं थे? बहुत बड़ी ताकत थी और बहुत सारी चीजें थी, लेकिन मैं आपको बड़े पॉइंट्स में ले चलता हूं क्योंकि समय हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं। तो राजा राम मोहन राय का परिवर्तन बिल्कुल एक अलग प्रकार का परिवर्तन है। उन्होंने जो काम की वो बहुत बड़े बड़े बादशाह भी नहीं कर पाए, कोई भी नहीं कर पाया उसमें। मैं प्लासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई, इन सबसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई काम मानता हूं जो इंपॉर्टेंट प्रश्न के रूप में आ सकता है, वो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने सामाजिक प्रथा में सीधी सेंध मारी, वो पहली बार थी। उससे पहले राजा राम मोहन राय से पहले कोई आवाज उठाने वाला नहीं था महिलाओं के फेवर में। महिलाओं को इतने ज्यादा अधिकार दिलाने की बात करना, खास करके सती प्रथा को समाप्त करने की बात करना, और हिंदुओं के बहुदेववाद को, पॉलीथिज्म, ये जो इतने सारे देवी देवता बिठा के रखते हैं ना, उन्होंने कहा मोनोथिज्म, एक ईश्वर रखो, एक ईश्वर की बात करोगे तो हिंदू मुस्लिम वाला झगड़ा अपने आप खत्म हो जाता है। और जातिवाद और विधवा विवाह और ये सब चीजें भी उसी का पार्ट बन जाती है, क्योंकि महिलाओं के सुधार होना शुरू हो जाते हैं। तो ईश्वरचंद विद्यासागर के काम, आर्य समाज के काम, थियोसॉफिकल सोसाइटी के काम, और जो विवेकानंद, फिर मैं आऊंगा विवेकानंद महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में, लेकिन बहुत सारे काम जो है राजा राम मोहन राय अकेले ही शुरू कर गए। बाद के लोग सिर्फ उसको एक्सटेंशन देते गए, उन्हीं में से नए नए काम निकाल करके करते गए, लेकिन शुरुआत किसने की? राजा राम मोहन राय। बहुत बड़ा चैलेंज था, उस व्यक्ति ने डरे बिना किया। अगर वो व्यक्ति डर जाता तो समय की धारा के विपरीत गया ना वो व्यक्ति। अगर वो डर जाता तो, सबसे बड़ी विशेषता थी कि वो पढ़ा लिखा आदमी था ना, तो पढ़ने लिखने के साथ, ज्ञान के साथ डर चला जाता है। पढ़ने लिखने के साथ फिर आपको डर नहीं लगता, आप बोल देते हो, आप चुनौती ले लेते हो। तो चुनौती स्वीकार की राजा राम मोहन राय।
इसलिए आप उसको पढ़िएगा, एक बार राजा राम मोहन राय को रिवाइज जरूर करिएगा, इसके बाद आप स्वामी विवेकानंद पे आ जाइए। स्वामी विवेकानंद, ये बिल्कुल अलग तरह का सुधार था, रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन, इन्होंने वेदांत को अपना। इससे पहले अगर आप व्यक्ति लेना चाहते हैं तो शंकराचार्य जी को ले सकते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जिन्होंने 4 मठों की स्थापना की, उस काम को, शंकराचार्य वेदांत के जनक थे और उस काम को आगे बढ़ाया विवेकानंद। शंकराचार्य का ही काम था, वो सन्यासी परंपरा का ही काम था, लेकिन विवेकानंद जो तो थे, स्वामी विवेकानंद, उनकी भी विशेषता थी कि वो अंग्रेजी जानते थे। जहां मेरा पर्सनली व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद का चयन इसलिए किया था क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम के थे, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश मीडियम का होने की वजह से रामकृष्ण परमहंस को लगा कि ये व्यक्ति ऐसा व्यक्ति मेरी आवाज को दूर तक पहुंचा सकता है। मैं जो सोचता हूं वो सिर्फ बंगाली में सोचता हूं और बंगाली में मेरी भाषा को लोग समझते हैं, और मैं बंगाली में बोल पाता हूं तो मेरे आसपास बंगाली आते हैं, तो उन तक ही मैं अपनी बात पहुंचा पाता हूं। ये एक ऐसा आदमी है जो इंग्लिश जानता है और ये पूरी दुनिया में मेरी आवाज पहुंचा सकता है। तो विवेकानंद का चयन का कारण भी केवल यूपीएससी वाला नहीं लेता, रामकृष्ण परमहंस भी इसी वजह से लेते हैं। ठीक है, तो बात को समझो थोड़ा, इंग्लिश मीडियम का। तो इंग्लिश मीडियम जो है इस वजह से सक्सेस हुआ, ये मेरा पर्सनल मानना है, लेकिन इसके पीछे कारण है बहुत सारे। तो क्या कारण, ऐसी और कौन सी योग्यता थी कि विवेकानंद का ही चयन हुआ? क्योंकि लोग तो बहुत आते थे उनके पास, लेकिन एक और कारण है, विवेकानंद बहुत ज्यादा जिज्ञासु थे, अति जिज्ञासु और हठी टाइप के, हट थी उनकी, यानी कि जिद, यानी मुझे ईश्वर को देखना। उनको लग गया कि ये आदमी पक्का मेरे काम का है, क्योंकि वो जिद थी ना कि मुझे ईश्वर देखना है। आपने देखा? बोला हाँ देखा। अब ऐसा आदमी पहली बार मिला, क्योंकि विवेकानंद जैसे व्यक्ति को ये बोलना कि हाँ मैंने देखा है, तो मतलब वो तो पीछे पड़ जाएगा ना, फिर मुझे दिखाओ। तो ईश्वर को देखा है, ये बात विवेकानंद कई लोगों से पूछ चुके थे। तो जब पहली बार कोई आदमी मिला कि हाँ मैंने देखा है और एकदम से ही बोल दिया, तो फिर उनको शंका हुई, उनको लगा कि ये कुछ गड़बड़ है, ऐसा कैसे हो सकता है? इतने दिन से मैं पूछ रहा था, इतने लोगों से पूछा, किसी ने हाँ नहीं भरी, और जब मिला तो अचानक से मिल गया और फ्लेट एकदम बोल दिया उसने तो कि हाँ मैंने देखा। तो करें क्या? तो वो कंफ्यूज हो गए, उनको लगा ये फर्जी है, ये झूठ बोल रहा है, तो कंफ्यूजन में चले गए। फिर बाद में उनको फिर लगा कि अब चूंकि एक आदमी बोल रहा है, वो उम्मीद की और कोई किरण तो है नहीं, अगर मुझे जानना ही है ईश्वर को तो मैं इन्हीं से जानूं। तो वो उनके पास गए। तो ये भावनाओं का एक समुद्र होता है, ट्रांस जिसको हम कहते हैं, उसके बहुत मास्टर थे रामकृष्ण परमहंस, बहुत मास्टर आदमी थे। ट्रांस में कई दिनों तक रहना और किसी दूसरे को भी ट्रांस में पहुंचा देना, ये उनके लिए बाएं हाथ का खेल था। जैसे मैं आपसे इस तरह की बात करूं कि आप घूम जाओ, बात करते करते बिल्कुल मेरी बातों में घूम जाओ और उसी में विचरण करने लग जाओ, तो ट्रांस हो जाता है। इसीलिए लोगों को भूत पलित दिखते हैं, इसीलिए लोगों को तरह तरह के साक्षात्कार होते हैं, ये सब इसीलिए होते हैं क्योंकि जो भावुक व्यक्ति होता है, जो डूबता है भावनाओं में, तो फिर उन भावनाओं में वो खो जाता है। मुन्ना भाई एमबीबीएस देखा है ना आपने? वो वाला नहीं, एमबीबीएस वाला नहीं, एक वो दूसरा सेकंड उसका सिक्वल, लगे रहो मुन्ना भाई, गांधी वाला। हाँ, गांधी उनको दिखने लगते थे और वो ऐसा लगता था कि वो बात कर रहे हैं, गांधी बात कर रहे हैं, जबकि गांधी नहीं है, गांधी असली में नहीं है। वो क्या करता था, गांधी पढ़ने के लिए वो इतना बावला हुआ कि वो ऐसा लगने लगा, हर पल उसको लगता था गांधी मेरे से बात कर रहे हैं और मैं गांधी में हूं, गांधी मुझ में है। यही चीज विवेकानंद के साथ हुई। और रामकृष्ण परमहंस ने उन्होंने कहा काली माँ जो है वो है, ये है,
मैं उनके साथ खाना खाता हूँ, ऐसा है ऐसा है। तो जो दक्षिणेश्वर की काली है वो उनको साक्षात दिखने लगी, उनसे बात करने लगी। तो ये अवस्था होती है। तो मेटाफिजिक्स में, डीप इकोलॉजी में जब आप जाते हैं तो ये एक अवस्था होती है। तो ये का एक स्वरूप कल्याणकारी स्वरूप होता है, उसमें इन सब चीजों की ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अध्यात्म का एक स्वरूप ये है जिसमें व्यक्ति ट्रांस में चला जाता है। आपने महिलाओं को देवता आते हुए देखा होगा, देवी आती है उनको, तो असली में तो कोई देवी ऐसा कुछ आ नहीं सकता, पर वो भावनाओं में बह जाते हैं। ऐसा माहौल होता है, ढोल बजता है, अगरबत्ती की खुशबू होती है, पूरा एक कल्चर होता है, पूरा एक पर्यावरण बनता है, एक वातावरण बनता है। उस वातावरण में उसको लगता है कि उसका स्टेटस चेंज हो गया है और वो एक काल्पनिक अवस्था में पहुंच जाता है, और काल्पनिक अवस्था में पहुंच करके वैसी हरकतें करने लगते हैं। तो ये भावनाओं का खेल है, पूरा का पूरा भाव प्रदान है, भाव प्रदान फील्ड होता है। और खास करके जो ज्यादा संवेदनशील होते हैं और भावनाओं के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं, उन लोगों को ये ज्यादा होता है। ठीक वही चीज उनके साथ हुई, और वो तो फिर कलाकार थे, रामकृष्ण परमहंस तो बहुत ही तेज थे, तो उनको पता था इनको अगर ध्यान में ले जाना है आप, इसीलिए स्थान विशेष का सबका अपना एक महत्व होता है। जैसे आप गायत्री मंदिर के अंदर जाते हैं तो उस वातावरण का, मूर्ति के सामने जब आप खड़े होते हैं तो उसका वातावरण बिल्कुल डिफरेंट होता है। और आप किसी शमशान में खड़े हो, सुभाष नगर विश्राम घाट जाएंगे, वहां धुआं निकल रहा है, एक आदमी जल रहा है, उसका पाँव भी आपको दिख रहा है, उसमें भी आग लगी हुई है, और आपको लगता था ये कल तक बोल रहा था, सुबह ही तो मुझे मिला था। तो वहां जो वैराग्य आता है और उसका जो भाव आता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। उस समय आपसे कोई अगर कहा जाए कि आपका सैलरी कितना है और कितना सरकार ने काट लिया है, और हाँ, और अभी आपका मतलब क्या गुजरा है, तो कमाल आदमी आप, तुम इन सब चीजों में पड़े हुए, यहाँ आदमी जा रहा है तुमको सैलरी की पड़ी हुई है। उस समय में कोई वो बात कहे कि वो मैंने तुमको मेल किया था, पढ़ा के नहीं तुमने, तो हो सकता है उसको घूंसा मार दे, है ना। या वो बिल्कुल एक अलग तरह का वैराग्य होता है, उसको हम शमशान वैराग्य कहते हैं। तो स्थान विशेष का, घटना विशेष का, इसका जो लाभ होता है उसके साथ साथ उसके नुकसान भी होते हैं। और इसी सब का, तो इसलिए आप तांत्रिक वगैरह के यहाँ देखोगे तो तांत्रिक के यहाँ बड़ा डरावना माहौल होता है, खोपड़ी होती है, थोड़ा खून होता है, फिर काले काले कपड़े, फिर ताबीज, सारी नेगेटिव चीजें होती है उसके यहाँ, पूरा तामझाम जमा होता है उस तांत्रिक के यहाँ। तो उसके यहाँ जाकर के आदमी भी वैसे ही हो जाते, साधारण आदमी भी पागल हो सकता है। तो इसलिए जाने से बचे हैं ऐसी जगहों पर। ये सब घटनाओं का स्थान विशेष का, वातावरण का प्रभाव, क्योंकि हम लोग मस्तिष्क तो केमिकल का बना हुआ है, हम लोगों को खिसकने में टाइम थोड़ा लगता है ना, केमिकल लोचा हो जाएगा बहुत जल्दी। तो इसलिए आप यहाँ आया करो गायत्री मंदिर, हमारी क्लास में आओगे स्ट्रॉन्ग आदमी बन जाओगे, हम अच्छे प्रशासनिक अधिकारी बनाते हैं, अपराधी भागते फिरेंगे आपके सामने, ठीक है, हम वो कॉन्फिडेंस देते हैं। तो हम अलग तरह का काम करते हैं। तो मैंने आपको सभी तरह का बता दिया। विवेकानंद के साथ क्या हुआ होगा समझ में आ गया होगा, वो अपनी झूठी जलेबी भी खिला देते थे उनको। हाँ, तो वो बड़ा वो ऐसा करते थे पूरा तंत्र वगैरह। तो विवेकानंद पे प्रभाव भी खतरनाक हुआ गुरु का। उन्होंने कहा गुरु के काम के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आप कहोगे वो करूंगा ना मैं। उन्होंने कहा ये वेदांत की बात बताओ लोगों को, ये सब बेकार है, ये सब मोह माया, ये सब बेकार है। दुनिया में आए हो तो कुछ अच्छे कर्म करो, कर्म प्रधान है वेदांत, उपनिषद, गीता, और 3 चीजों से वेदांत बनता है। बताओ तीसरी चीज क्या बताई थी मैंने? पुराने लोग बताओ, क्लास वाले बताओ भैया। वेदांत के 3 भाग, गीता उपनिषद तो मैंने ही बता दिया, तीसरा ही तो पूछ रहा हूं। ब्रह्म सूत्र, तीसरा क्या बताया था? ब्रह्म सूत्र। इन तीनों से मिलकर के वेदांत बनता है। तो जो आप दर्शन पढ़ते हो तो षड दर्शन पढ़ते हो, तो जो 6वां वाला मीमांसा है ना, उत्तर मीमांसा, बादरायण, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण, वो उत्तर मीमांसा ब्रह्म सूत्र, उसको मिला लो, गीता को मिला लो, उपनिषद को मिला लो। बहुत साइंटिफिक है, बहुत ज्यादा साइंटिफिक है। इसलिए जो बेस है रामकृष्ण परमहंस का, वो साइंटिफिक बहुत ज्यादा है, वो साइंस ही समझ लो, उसको साइंस कह सकते हो आप, वो धर्म नहीं है। विवेकानंद जिस
ज्ञान की बात करते हैं और जिस ज्ञान को दुनिया में ले गए उसको आप धर्म नहीं कह सकते, वो अध्यात्म से भी ऊंची चीज है, वो आध्यात्मिक ज्ञान है, उसको क्या कहेंगे? आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज। ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता। गीता कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, गीता लाइफ स्टाइल को ठीक करने वाला ग्रंथ है। एक आदमी को सफल जिंदगी कैसे जीना चाहिए, लाइफ मैनेजमेंट, गीता क्या है? जीवन प्रबंधन। गीता धार्मिक ग्रंथ नहीं है। भगवान कृष्ण एक मेंटोरशिप के रूप में वहां पर आए हैं। वे अर्जुन, कंफ्यूज्ड अर्जुन के मेंटोर हैं। जैसे हमारे पास आते हैं बच्चे, कंफ्यूज रहते हैं, क्या करें सर, एमपीपीएससी करें, यूपीएससी करें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लें, सोशियोलॉजी ले लें, हिस्ट्री में सोच रहा हूं, या मैं साइकोलॉजी ले लूं या फिलॉसफी ले लूं, क्या करूं मैं, मेरे को ऑप्शनल समझ में नहीं आ रहा, ये कंफ्यूजन। तो मेंटोरशिप, टीचर, भगवान कृष्ण वहां भगवान के रूप में नहीं है, टीचर के रूप में, फिलोसोफर के रूप में। और वो तरह तरह के एग्जाम्पल दे करके, कपड़ों के एग्जाम्पल दे करके, कपड़ा लाते हो फट जाता है तो उसको बदल देते हो कि नहीं, कि रोते रहते हो ये शर्ट तो मेरा बहुत अच्छा, नया आ जाता है तो नए के प्रति प्यार हो जाता है। तो वाशांसी जीर्णानि यथा विहाय, तो नया नवो प्राणी, वो जब बोलते हैं नया जो आप पहन लेते हो तो उसके प्रति अनुराग हो जाता है। जो जीर्ण हो गया, शीर्ण हो गया, उसको छोड़ देते हो, कि रोज लेके सुबह सुबह बैठ जाते हो पुराने शर्ट को, अरे ये फट गया, मैं बहुत दुखी हूं, या रोने लगते हो। तो शरीर के साथ भी ऐसा ही है, नया शरीर मिलेगा। तो इससे क्या होता है कि आदमी का टाइम वेस्ट नहीं होता, नहीं तो मरने के बाद तो एक एक दो साल तक शोक मनाता रहता है। और 2 साल तक अगर कोई शोक मनाएगा तो फिर हीमोग्लोबिन भी कम हो जाएगा और डाइजेशन भी खराब हो जाएगा और बीमारियां लग जाएगी, तो वैसे ही मर जाएगा। तो मनुष्य को मृत्यु तो सत्य है, तो अगले जन्म होगा तब होगा। और ये जो मनुष्य जो है इसको तो जिंदा रखना है ना, तो उसको जिंदा रखना है। दूसरा, जो आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाओगे तो चौथे पेपर में जो रोल कॉन्फ्लिक्ट आता है, भूमिका संघर्ष, कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, आप एक परिवार से जुड़े हुए हैं, तो आपका एक सरनेम भी है, उसी सरनेम के व्यक्ति ने अपराध किया है और उसी पॉलिटिकल पार्टी से वो व्यक्ति जुड़ा हुआ है, अब उसको पकड़ना है और जेल में डालना है, और आप आईपीएस है, तो वही भीष्म पितामह को मैं मारूं कि नहीं, ये तो मेरे पितामह है। आ गया समझ में? तो वो जो कंफ्यूजन है वो आपके सामने भी आने वाला है। तो दैनिक जीवन में जो हम लोग भूमिकाओं में संघर्ष देखते हैं कि हमारी इस भूमिका को हम कैसे निभाएं, इस काम को कैसे करें, बहुत छोटी छोटी बातें बताई गई गीता में। यही चीज ब्रह्मसूत्र में मिलेगी। उपनिषद पूरी तरह से साइंटिफिक है। भारत एक खोज जिन लोगों ने देखा है सीरियल, उसकी शुरुआत होती है पृथ्वी का कौन है कर्ता, कौन क्या, और ये मैं पहले भी था, सत्य से पहले सत्य था, असत्य था, क्या था वो पूरा। तो पृथ्वी से पहले भी कोई था, ये वो। तो आप ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स में क्या पढ़ते हो, बिग बैंग के टाइम क्या पढ़ते हो, यही तो पढ़ते हो, साइंस। अग्नि, यज्ञ, ब्राह्मण, मनुष्य, पाप, क्वेश्चन आंसर है। 20 क्वेश्चन होते हैं ना, बीएनबी पढ़े कि नहीं भरतुल्लाह वालों ने बीएनबी वाले का 20 क्वेश्चन पढ़ के तो सब लोग बीए एमए करते हैं यहाँ पे। तो बीएनबी की गाइड है वो। वेदों को पढ़ना बड़ा टफ है, वेद समझ में नहीं आते, संस्कृत की कठिन भाषा है। यहाँ उपनिषद में टीचर और स्टूडेंट का कन्वर्सेशन है, कन्वर्सेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। स्टूडेंट क्वेश्चन करता है, सर ये बताइए अग्नि क्या है, फिर वो बताते हैं अग्नि ये है। तो छोटी छोटी कथाएं, यम नचिकेता का संवाद है, बड़ा काम का है। कठोपनिषद, यूपीएससी पूछता है, यूपीएससी ने प्रश्न पूछ रखा है, कठोपनिषद। यमराज और नचिकेता संवाद करते हैं और बोलते हैं सृष्टि का संचालन कौन करता है, अमरता कैसे प्राप्त की जाती है, ये सब बताओ। तो उपनिषद इनके बारे में बात करते हैं। और अष्टावक्र और आचार्य बंदी का संवाद। आपने उपनिषद गंगा देखे कि नहीं? उपनिषद गंगा एक सीरियल है, वो देखना, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है।
और आज ही देखना अष्टावक्र और बंदी का संवाद। तो आचार्य बंदी जो ये सब करते हैं, तो आचार्य बंदी बोलते हैं कि ये मैं ऐसे कर सकता हूं, वैसा अहंकार की बात करते हैं कि मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता या ऐसा। तो अष्टावक्र बोलते हैं, बोले यही तो प्रॉब्लम है, आप जितना अहंकार लेके बैठे हैं। तो बोलते हैं कि ज्ञान आने के साथ तो ज्ञान होने का अहंकार ही गायब हो जाता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं सबसे ज्यादा जानता हूं, तो उसको तो इसका मतलब वो तो बिल्कुल भी नहीं जानता, क्योंकि ज्यादा जानने के बाद तो सबसे पहली चीज जो आपके अंदर से गायब होगी, वो क्या गायब होगी कि मुझे कुछ नहीं आता। सबसे पहले तो आप स्वीकार करोगे कि मुझे कुछ आता ही नहीं है। तो ज्ञान आने के साथ ज्ञान के होने का अहंकार चला जाता है। तो बहुत खतरनाक बात कह दी है। तो अगर कोई कहता है कि मैं ज्ञानी हूं, तो वो तो ज्ञानी बिल्कुल भी नहीं है, इसका मतलब वो महामूर्ख है। तो बहुत खतरनाक बात है। अब ये ऐसी ऐसी बातें उपनिषद में है। कई लोग बोलते हैं उपनिषद धार्मिक ग्रंथ है। अरे धार्मिक ग्रंथ कहाँ है, उसमें तो नॉलेज की बात कर रहा है, अग्नि की बात कर रहा है। उपनिषद में एक स्टूडेंट पूछता है कि ब्राह्मण कौन है, क्या ब्राह्मण कोई व्यक्ति है? उसने कहा नहीं, ब्राह्मण व्यक्ति नहीं है। फिर कौन है ब्राह्मण? बोले ब्राह्मण एक जीवन शैली, एक विचारधारा, लाइफ स्टाइल है, एक आइडियोलॉजी। क्योंकि उपनिषद में बोलता है कि ब्राह्मण मरता नहीं है, ब्राह्मण जन्म नहीं लेता, ब्राह्मण को मारा नहीं जा सकता। अगर व्यक्ति होता तो वो जन्म ले पाता। इसका मतलब ब्राह्मण जो है वो क्या है? विचारधारा है, लाइफ स्टाइल है। जो दूसरों के लिए कुछ करता है वो ब्राह्मण, अपने लिए करता है वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। ये विचारधारा, आइडियोलॉजी। परोपकार, इसलिए पुरोहित, पुर का हित रखने वाला, गांव, पुर मतलब गांव, पूरे गांव का जो हित ध्यान रखे, पूरे गांव के बारे में जो सोचे, रात दिन गांव के बारे में सोचे, वो होता है पुरोहित। तो ब्राह्मण को कभी व्यक्ति नहीं मानता उपनिषद। उपनिषद बोलता है ब्राह्मण व्यक्ति हो ही नहीं सकता, क्योंकि वेदों में साफ लिखा हुआ है कि ब्राह्मण को मारा नहीं जा सकता। इसलिए कई लोग बोलते हैं ब्राह्मण की हत्या नहीं हो सकती, तो उसका मतलब वही है, ये व्यक्ति की तो हत्या हो सकती है जो ब्राह्मण अपने नाम आगे लगाया हुआ है, शर्मा, तिवारी, पांडे वगैरह, दुबे, चौबे, है ना, इसकी हत्या तो हो सकती है क्योंकि उसको तो मार डालते हैं। कई बार आप सुनते हो चौबे जी की हत्या हो गई, तो चौबे जी तो मर नहीं सकते थे ना उस हिसाब से, तो पर हत्या तो हो जाती है उनकी। तो हत्या हो जाती है, इसका मतलब मनुष्य की तो हत्या हो जाएगी, तो वो व्यक्ति नहीं है, पर्सन नहीं है, वो क्या है? आइडियोलॉजी है। अब ऐसे धर्म ग्रंथ को अगर आप कहो कि ये तो धर्म ग्रंथ है और ये तो बकवास है, अरे वो तो बहुत शानदार चीज है, वो तो साइंटिफिक है, उसमें तो नॉलेज, जो कंफ्यूजन है वो सारे दूर कर दिया। विवेकानंद ये लेके घूमते थे पूरी दुनिया में, ये वाला ज्ञान। तो बीजेपी वाले क्या विवेकानंद को पढ़ते नहीं है, बस ऐसे ही मूर्ति लगा करके और वो तस्वीर लगा करके वो शुरू हो जाते हैं। उसको पढ़ ले तो एक उसी दिन वो उसको सबसे पहले तो तस्वीर हटाएंगे, वो बोले ये हमारा पूरा रोड़ा अटकाएंगे ये बंदे। यही भगत सिंह के साथ है। भगत सिंह को पढ़ लेंगे तो भगत सिंह की जयंती मनाना बंद कर देंगे। विवेकानंद को पढ़ लेंगे तो विवेकानंद को आइकॉन बताना बंद कर देंगे, क्योंकि वो तो बहुत खतरनाक है। सबसे पहले विलेन तो बीजेपी बनेगी, क्योंकि वो जो मंदिर है वो तो उनके एजेंडे में कहीं है ही नहीं विवेकानंद के। सबसे पहले तो मंदिर ही सबसे पहले बाहर निकलेगा। विवेकानंद अगर बीजेपी अध्यक्ष होते हो, उनसे पूछते हैं कि सर ये मंदिर के बारे में आपकी क्या विचार है, तो वो यही बोलते हैं तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं है इसकी क्या जरूरत है, तो बीजेपी का तो वोट बैंक ही खत्म हो जाएगा। विवेकानंद बिल्कुल डिफरेंट चीज है, दरअसल उनको पढ़ने की जरूरत है। वेदांत, और वेदांत 3 चीजों से मिलकर बना है, और ये तीनों धार्मिक चीजें नहीं है, ये मैंने बताया। लाइफ स्टाइल, जीवन प्रबंधन, ठीक है, लाइफ मैनेजमेंट, इसलिए वो बहुत बड़ी क्रांति है। इसलिए पिछले साल विवेकानंद का क्वेश्चन पूछा था, क्या था? प्रवज्जा, परिव्रज्या, परिव्रज्या पे निकले थे वो, परिव्राजक, परिव्रज्या, प्रवज्जा, वॉन्डरिंग, वॉन्डरर। वॉन्डरर कौन थे? बुद्ध भी थे। बुद्ध भी वॉन्डरिंग करने गए थे, घर से निकल गए थे, वॉन्डरर थे, यानी कि कुछ खोजने के चक्कर में, ईश्वर को खोजने के चक्कर में। प्रव्रज्या, परिव्राजक, इसलिए उन्होंने शब्द दिया था परिव्राजक।
किसको खोजने के लिए? ज्ञान की खोज में, ब्रह्म की खोज में, सत्य की खोज में। आ गया समझ में? इसलिए वो रिवॉल्यूशन है। और उसके बाद ऑब्वियसली गांधी और नेहरू, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है तो इनको लेना ही पड़ेगा, सुभाष बोस और क्रांतिकारी हमारे। तो पर सबसे ज्यादा प्रश्न आने की संभावना मैंने रिवॉल्यूशन में से बता दी। गांधी को आप माइनस नहीं कर सकते, मॉडर्न हिस्ट्री में से गांधी को माइनस नहीं किया जा सकता, मैंने आपको बताया था। गांधी भी एक विचारधारा है, एक फिलोसॉफी है। इसलिए भगत सिंह को कभी विचारधारा नहीं माना गया, भगत सिंह को व्यक्ति माना गया, लेकिन गांधी को विचारधारा माना गया। भगत सिंह और गांधी में ये अंतर है। सुभाष बोस को कभी विचारधारा नहीं माना गया, सुभाष बोस विचारधारा नहीं है, जबकि गांधी विचारधारा है। और नेहरू क्या है? नेहरू उसके प्रोडक्ट है, गांधीयन फिलोसॉफी के प्रोडक्ट है। वहां से उत्पाद के तौर पे निकले हैं वो, उस स्कूल से, गांधीयन स्कूल से निकले हुए व्यक्ति हैं। तो जैसे रामकृष्ण परमहंस के उत्पाद थे कौन? विवेकानंद। वैसे गांधी के उत्पाद थे नेहरू। हालांकि कॉन्फ्लिक्ट है, वो कॉन्फ्लिक्ट वहां पे भी देखने को मिलता है, यहाँ पे भी है। नेहरू कुछ अपने मन की करते हैं, जो गांधी नहीं सोचते थे वैसा भी करते हैं, वो अलग है उनका। पर अलग अलग चीज है कि कोई व्यक्ति दूसरी सेकंड फ्लोर पे खड़ा है तो उसको कुछ अलग दिखता है, थर्ड फ्लोर पे खड़े हुए व्यक्ति को अलग दिखता है, फोर्थ फ्लोर पे अलग रखता है। तो एक जनरेशन गैप भी देखने को मिलता है। गांधी में और नेहरू में एक जनरेशन गैप भी देखने को मिलता है। 20 साल का अंतर था उनकी उम्र में, तो 20 साल का अंतर जो है वो देखने को मिलता है। इसलिए मोतीलाल नेहरू में और उनके बेटे में, जवाहरलाल नेहरू में बहुत बड़ा अंतर देखने। 1 साल पहले मोतीलाल नेहरू बोलते थे अंग्रेज यहीं पे रहें, डोमिनियन स्टेटस दे और हमको आजाद करके यहाँ पे रहें, यहाँ से जाए नहीं। जबकि 1 साल बाद जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, हम देख लेंगे हमारा क्या करना है हमको। तो ये बहुत अंतर है, इसको बोलते हैं जनरेशन गैप, पीढ़ी अंतराल। ये नेहरू और गांधी में भी कहीं न कहीं देखने को मिलता है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा नेहरू को, क्योंकि भारत का जो फाउंडर है, मॉडर्न इंडिया के फाउंडर हैं, वो नेहरू हैं। हालांकि साथ में पटेल भी हैं, वो सब है, उनकी टीम है, लेकिन हम जनरली कैप्टन का नाम लेते हैं। तो कैप्टन जो आपको देखने को मिलेंगे कोहली होते हैं या धोनी होते हैं, तो हम लोग इन्हीं का नाम लेते हैं कि इनकी टीम ने जो है कर दिखाया। लेकिन कंट्रीब्यूशन तो बहुत लोगों का होता है। मैन ऑफ द मैच तो कई बार कैप्टन होता ही नहीं है, तो आप कई मामलों में मैन ऑफ द मैच सरदार पटेल को बना सकते हैं, और भी लोगों को बना सकते हैं, लेकिन टीम किसकी थी? लीडर कौन था? नेहरू। इसलिए वो फाउंडर हैं, तो उनको तो पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप नफरत करो चाहे प्यार करो, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, तो गांधी और नेहरू फिर 2 बड़े कैरेक्टर हैं, और वो 1964 तक नेहरू तक चलता है। इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री हमेशा 1964 तक पढ़ी जाती है, नेहरू तक पढ़ी जाती है। आप कोई भी किताब मॉडर्न हिस्ट्री की देखोगे तो 1964 तक लिखी गई है, जबकि 47 में खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन 64 तक लिखी जाती है। उसका कारण भी नेहरू है। 64 तक मॉडर्न हिस्ट्री का चलना ये नेहरू की वजह से है। तो आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। टर्निंग पॉइंट्स मैंने बताया, अब कुछ घटनाएं हो सकती हैं, कुछ व्यक्ति बताए हैं, तो वो आप देखिएगा। तो ये लगभग पूरी हिस्ट्री मैंने वहां से लेके यहाँ तक, ये इंपॉर्टेंट हिस्से हैं, इनको आप छोड़ नहीं सकते। इसके नोट्स बनाने चाहिए। साथ में किसान विद्रोह भी हो सकते हैं, जनजातीय विद्रोह भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने लीनियर फॉर्म में बताया, एक रेखा के रूप में। अब साइड ब्रांचिंग तो बहुत सारी होंगी, ठीक है, ब्रांचिंग बहुत सारी होंगी। तो ये कुछ हिस्से हैं। आप जल्दी से पॉलिटी का कुछ होमवर्क लिख लीजिए, जो आपको कल के हिसाब से इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। उसमें सबसे पहला है प्रीएम्बल, प्रस्तावना, संविधान के स्रोत। फंडामेंटल राइट से 1 या 2 प्रश्न जरूर आते हैं, इसलिए मौलिक अधिकारों की तैयारी जबरदस्त करनी चाहिए। 5 दिन आपको मौलिक अधिकार पढ़ना चाहिए अगर आप अगले साल की एग्जाम दे रहे हैं तो। और डीपीएसपी 2 से 3 दिन आप डीपीएसपी पढ़िए, राज्य के नीति निदेशक तत्व, डीपीएसपी, मौलिक कर्तव्य और महत्वपूर्ण संविधान संशोधन और संविधान की अनुसूचियां, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन और संविधान की अनुसूचियां।
शेड्यूल, अनुसूचियां मतलब शेड्यूल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बाकी तो करंट अफेयर्स है, गवर्नमेंट के एक्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। नई नई सरकार की योजना है, इकोनॉमी में बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, ठीक है। बहुत कुछ पढ़ना रहता है, इतना आसान नहीं है एक क्लास में इतना कुछ बताना, लेकिन मैंने कोशिश की ताकि आप अगले साल की तैयारी कर रहे हैं तो अपना कुछ शुरुआत कर सकें, नोट्स पढ़ सकें, किताबें पढ़ सकें, कैसे पढ़ें, कॉन्फिडेंस भी आएगा। अब मैंने जिस लैंग्वेज में बोला है इसके लिए लंबा अनुभव चाहिए इस लैंग्वेज में बात करने के लिए। अब हम 25 साल से पढ़ा रहे हैं तो हम आपको इतनी आसानी से इतना बता पाए, नहीं तो उसमें से एकदम जिस्ट निकाल करके बता पाना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। चलिए आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। जो कल एग्जाम दे रहे हैं उन सबको खूब खूब शुभकामनाएं हमारी, और अच्छे से एग्जाम दीजिए। और बहुत सारी सावधानियां हम हर साल रखने के लिए कहते हैं, वैसी सावधानियां आपको रखनी चाहिए। प्रवेश पत्र संभाल के रखिए, अपना आईडी ओरिजिनल मांग रहे हैं वो संभाल के रखिए, और सावधान रहिए, समय से पहले पहुंचिए। प्रश्न हल करते समय में पढ़िए प्रश्न को, चारों ऑप्शन को पढ़िए। कई बार एक ऑप्शन को देख करके एक्साइट हो जाते हैं, उससे उत्तर सही नहीं होता। क्वेश्चन को पढ़ते समय में ध्यान से देखिए, उसमें नॉट लिखा है, नो लिखा है, तो उसको ध्यान से पढ़िए। नहीं होता है उसका उत्तर, कई बार हमको लगता है कि ए वाला ऑप्शन सही है, हम ए वाला टिक कर देते हैं, जबकि उसमें 3 सही है, एक गलत है, गलत वाला निकालना है आपको। तो हम ऊपर पढ़ते नहीं है ना, नॉट पढ़ते नहीं है। कई बार बोल्ड लेटर में होता है नॉट, तो भी नहीं पढ़ते। तो ये थोड़ी सी गलतियां हैं हमारी, मनुष्य के कारण, मनुष्य होने के कारण हमारी कुछ गलतियां हो जाती है, क्योंकि हमारा स्वभाव ऐसा होता है कि हम बहुत जल्दी जंप कर जाते हैं वर्ड्स से, लाइन से। तो पंक्तियों को जंप ना करें, पूरा प्रश्न पढ़ें, और चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद यदि आप डिसाइड करेंगे तो बहुत आसान होगा। ऑप्शन पढ़ने से घबराना नहीं है। सामान्यतः जब आपको तुक्का लगाना हो तब ऑल ऑफ द अबव पे तुक्का लगाइए, ज्यादा सही होगा 90% टाइम। नन ऑफ द अबव जो होता है वो अधिकांश 90% गलत होता है। तुक्का लगाने के मामले में बता रहा हूं। सबसे ज्यादा जो लंबा आंसर होता है, बड़ा आंसर होता है, 3 लाइन में दे रखा है, बाकी आंसर एक एक लाइन में, तो जो 3 लाइन वाला आंसर कोई भी एग्जाम में पेपर बनाने वाला 3 लाइन वाला ऑप्शन नहीं बनाएगा, क्योंकि उसको ट्रांसलेशन भी करना है, तो फालतू मेहनत वो नहीं करना चाहता। तभी करता है 3 लाइन वाला आंसर, यानी कि ऑप्शन, जब वो आंसर होता है। यानी ABCD में से C वाला अगर 3 लाइन में दिया है, बाकी सब एक एक लाइन में है, तो उसके सही होने की संभावना 99%। तो आप तुक्का लगा सकते हैं। जिसको अलग से ब्रैकेट में समझाया होता है एक्स्ट्रा, वो भी अधिकांश उत्तर होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो पेपर सेटर होता है वो टेंशन में रहता है कि आंसर तो मैंने C वाला लगा दिया, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसको पहचान नहीं पाएंगे बहुत सारे लोग, तो वो उसको जानबूझ करके ब्रैकेट लगा करके उसको एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करता है कि दरअसल मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो C है वो ब्रैकेट में बताता है कि है क्या। तो गलत को तो नहीं बताएगा ना, एक्स्ट्रा क्यों समझाएगा गलत वाले को? तो हमेशा सही वाले को एक्स्ट्रा समझाता है। तो ये भी 99% सही होता है। 1% संभावना मैं रख रहा हूं अपने बचाव के लिए ठीक है, बाकी वो उसमें चांस होते हैं, आप ले सकते हैं। तुक्का लगाने में आप इन सब चीजों को यूज करें। कल के दिन 4-5 प्रश्न इस वजह से भी ठीक होंगे। हमारे बहुत सारे बच्चे इस प्रयोग को हर साल करते हैं, ठीक है। और उसका होता है जिसको ज्यादा बोल्ड लेटर में समझा रखा है किसी एक ऑप्शन को, वो भी आंसर होता है, ठीक है। और बहुत टफ लैंग्वेज है, उसके बावजूद उसको रखा गया है ऑप्शन में, वो भी आंसर होता है, क्योंकि बाकी ऑप्शन जो है वो सरल होंगे, सरल भाषा में होंगे। जो गलत होते हैं उनको सरल भाषा में रखते हैं, लेकिन आंसर जो है उसको सरल नहीं कर सकते, तो उसको हेजिटेज रखना पड़ेगा। लेकिन आपको मन से बनाना है, गलत वाला बनाना है, तो फिर आप सरल ही बनाओगे, कठिन क्यों बनाओगे? आया समझ? तो कुछ कमजोरियां बता रहा हूं मैं पेपर सेटर की, जो जनरली कोई बताएगा नहीं, क्योंकि हमने भी पेपर सेट किए हैं कई बार, तो हमको पता है कि पेपर सेट करने में क्या क्या दिक्कत आती है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इन चीजों का फायदा उठाइए। कुछ टिप्स हैं ये एग्जाम से जाने से पहले। और सेकंड पेपर में C सेट में जो लोग मैथ्स जिनका कमजोर है, वो लोग अपना अनसीन पे ध्यान दें, अनसीन से पे नंबर कमाएं। 24-25 क्वेश्चन जो है अनसीन के आपके
आपको पढ़ने का टाइम रहेगा, आप अच्छे से पढ़िए, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर अनसीन पढ़ने जाइए, नहीं तो अनसीन पढ़ लेंगे फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं तो फिर हमको पढ़ने जाना पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में आता है पढ़ना कैसे था उसको। इसलिए हम बार बार आपको कहते हैं कि आप पहले टेस्ट दो और उसके बाद पढ़ाई शुरू करो। कई लोग बोलते हैं सर अभी टेस्ट में 25 नंबर आएंगे, हम तो नहीं देते, डरते रहते हैं। फिर पढ़ते हैं तो पता नहीं क्या पढ़ते हैं और फिर टेस्ट देते हैं तो बोले सर पढ़ना ऐसे था। तो हमने कहा यही तो इसीलिए तो कह रहे हैं पहले टेस्ट दे दो, टेस्ट दे दोगे तो समझ में आएगा कि प्रश्न कैसे आते हैं, तो फिर पढ़ते समय में याद रहेगा कि इसको यूं पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि फिर दोबारा पढ़ने जाओगे तो फिर टाइम वेस्ट होगा। जिस प्रश्न को एक बार पढ़ लो तो उसका फिर उत्तर देने की कोशिश पूरा करो, क्योंकि आप इन्वेस्ट कर चुके हो टाइम, है ना। 1 मिनट अगर आपने लगा दिया किसी में और उसको कहोगे इसको बाद में करेंगे तो फिर 1 मिनट तो फिर लगेगा, फिर से पढ़ोगे, उसके बाद फिर गुत्थी वहीं की वहीं, तो 2 मिनट बेकार होगा आपका, ठीक है। तो टाइम का बड़ा इंपॉर्टेंस है, तो उसका उत्तर निकालने की कोशिश करो वहीं पे। एक बार के बजाय 3 बार राउंड में पेपर को दो, पहले बारे में सरल प्रश्न कर लो, फिर थोड़े से कठिन, उसके बाद वो असंभव वाले, और जिनको छोड़ सकते हो उनको छोड़ भी सकते हो, 15-20 प्रश्न छोड़ सकते हो, लेकिन कोई 40-40 छोड़ के मत आ जाना। पिछली बार हमारे यहाँ कुछ बच्चा आया, बोले सर 45 तो मैंने छोड़ दिए, 55 ही अटेम्प्ट किए, तो उस 55 में से भी फिर 4 या 5 ही गलत होने थे, लेकिन उनके 15-15 गलत हो गए, फिर तो वो तो बहुत ही कम हो गया। तो ऐसा नहीं होता, कम से कम 85-90 प्रश्न तक तो अटेम्प्ट करना पड़ेंगे। 75 से नीचे में तो बात ही नहीं बनेगी, 75 से नीचे करोगे तो आपको देखो श्योर तो आप 30 प्रश्नों से ज्यादा श्योर नहीं हो सकते। आप कितना पढ़ लो, भले आप लाख पढ़ाई कर लो यूपीएससी की, 30 से ज्यादा श्योर नहीं होगे, बाकी तो सब तुक्के ही लगने हैं। तब जो तुक्के आपने 70 तक लगा लिया तो 5-10 और लगा लो, उसमें क्या है, ठीक है। बिल्कुल ही हवा नहीं लग रही है, ऐसे 8-10 प्रश्न बिल्कुल छोड़ सकते हो, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा छोड़ के मत आना, कंपटीशन में ही नहीं रहोगे, बाहर ही हो जाओगे। तो मुझे लगता है काफी बेसिक चीजें हो गई। सवालों के मामले में जो मैथ्स के हैं वो लोग तो सवाल कर, लेकिन उनके साथ भी प्रॉब्लम है उनके साथ प्रॉब्लम है कि वो एग्जैक्ट आंसर निकालना चाहते हैं, उसके बजाय 4 ऑप्शन पढ़ लो तो ज्यादा उसमें हल करने की जरूरत नहीं होती। मैथ्स के फार्मूले नहीं है, वो मेंटल एबिलिटी है। तो 4 ऑप्शन है, जैसे 1800 है, 2600 है, 5600 है, 7200 है, तो गैप बहुत रखते हैं, तो 1800 वाला तो बिल्कुल सही हो ही नहीं सकता, फिर वो ऊपर वाला 7000 वाला भी बिल्कुल नहीं हो सकता, तो 5600 के आसपास और वो रहता है। तो उसमें ऑप्शन अगर आप देखोगे तो बहुत आसानी से निकल आएगा। क्वेश्चन को पढ़ो और फिर ऑप्शन को एक बार देख लो। कई लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन से वहां से वैल्यूज उठाना शुरू करते हैं और पुट करके तुरंत सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, फिर 8-10 मिनट में बिल्कुल एकदम उनको लगता है कि उन्होंने जीत लिया डर, और फिर निकलता है 5600, तो वो तो देखने से ही आ रहा था तो 10 मिनट लगा करके और फिर मैथ्स लगा करके फिर यदि आप आंसर निकाल रहे हो तो यप, मैं ज्यादा बोल गया हूँ 10 मिनट। जो मैथ्स बहुत ज्यादा करते हैं, शॉर्टकट मेथड जानते हैं, वो तो 2 मिनट में भी निकाल लेंगे, 1 मिनट में भी निकाल, लेकिन वो भी फालतू है। तो हम जैसे लोगों को तो ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, हम तो 4 ऑप्शन देखकर आंसर निकाल लेते थे, हम लोगों को कभी दिक्कत नहीं आई, है ना। अब ये कुछ इनबिल्ट भी होता है, हम लोगों का मैथ्स अलग टाइप का चलता है। कई लोग जो है पूरा माइनस करके करते हैं, कैलकुलेटर लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो मैंने आपको बताया ना, कोई 100 का नोट ले, 100 की गड्डी दे रहा है आपको, और एक ने कहा कि ये 12 नोट पकड़ो इधर, तो कई लोग बाकी का गिनने लगते हैं, तो आप 12 भी तो गिन सकते हो ना, जो सबसे छोटा हिस्सा है उसको गिन करके भी आप आंसर निकाल सकते हो। एक तरफ किसी ने एक छोटे से 10-12 नोट निकाल के आपको दिए, 100 नोट थे, तो आपने कौन सी वाली गड्डी चुनेंगे आप गिनने के लिए? तो मैथ्स वाले वो बड़ी चुनना पसंद करते हैं ठीक है। इसलिए आप देखते होंगे कि वो जो मेडिकल की दुकान पे जाते हो तो आप पहले हिसाब किताब लगा लेते हो और वो कैलकुलेटर लेके बैठता है, होता है ना। तो जो लोग कैलकुलेटर से पहले हिसाब लगाते हैं वो लोग सी सेट में उनको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो कैलकुलेटर के रिजल्ट को देख करके और फिर पैसे गिन के देते हैं, उनका मैं कुछ नहीं कर सकता, उनके लिए कोई गाइडेंस नहीं है ठीक है। तो अपना माइंडसेट इस तरह से बनाओ कि हवा में कैलकुलेशन हो, ऐसे ही देख करके कैप्चर करना सीखो चीजों को, यही मेंटल एबिलिटी है। और मैथ्स से जो भागना चाहते हैं, बायो बैकग्राउंड के हैं या आर्ट्स के हैं, मैथ्स नहीं पढ़ी है, तो मैथ्स वाले क्वेश्चन में उलझो ही मत, ठीक है। 20-25 प्रश्न छोड़ दो, बाकी नहीं काम हो जाएगा। सी सेट वाले पेपर में 33% लाना है, ज्यादा कुछ करना नहीं है, माथापच्ची है नहीं। 40-45 अटेम्प्ट करो, सॉलिड वाले, हो जाएगा सिलेक्शन आपका।
ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करना है तो 50 से ऊपर पहुंचने की वैसे भी आवश्यकता नहीं है। तो टाइम कम पड़ता है, कई लोगों को पेपर छूट जाता है, तो आप सिली क्वेश्चंस पहले कर लो। कई बार एक क्वेश्चन होता है, उसके ऊपर ही 4 क्वेश्चन होते हैं, उसी के अंदर से निकलते हैं, उस वाले प्रश्न को सॉल्व करो, सबसे ज़्यादा रिजल्ट आते हैं। दिशा वाले सवाल होते हैं इधर उधर वाले, तो वो जो जैसे डायरेक्शन दे रहा है वैसा कुछ